अध्याय 401 तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्कोर 1। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश मेहमानों को प्राप्त करने के लिए नीचे गए। हालांकि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, फिर भी लगभग 10 से 20 मिनट का इंतजार था। इस दौरान रोहन मल्होत्रा पहले ही लक्ष्मी वर्मा को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जा चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे सिर्फ कुछ न करके इंतजार करने वाले नहीं थे। रास्ते में रोहन मल्होत्रा ने पहले ही तय कर लिया था कि क्या करना है। जैसे ही वे स्थल पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत लक्ष्मी वर्मा को एक वायरलेस माइक्रोफोन ढूंढने और सेट करने के लिए कहा। मौजूद प्रबंधकों और निदेशकों को कुछ भी गलत नहीं लगा, कुछ ने तो सक्रिय रूप से सेटअप में मदद करने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने सोचा था कि उन्होंने रहस्य बहुत अच्छे से रखा था, यहां तक कि अपने वफादार लोगों को भी एक शब्द नहीं बोलने दिया। वास्तव में वे अपने ही सूचना स्रोतों को अवरुद्ध कर रहे थे। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के सहायक मौजूद नहीं थे। सहायक सौरभ को दोपहर के भोज की व्यवस्था करने के लिए भेजा गया था। यश कुशवाहा और मुरलीधर यादव ने चंद्र प्रकाश के कर्तव्यों को संभाला था ताकि यूरोप के केल्सन के साथ कुछ मामलों में संपर्क किया जा सके, क्योंकि उस ओर का काम रुक नहीं सकता था। अब सौरभ और चंद्र दोनों बहरे और अंधे हो गए थे। रोहन मल्होत्रा ने सब कुछ समझ लिया था। अगर सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश गंदा खेल खेलने जा रहे थे, तो अगर वे महीने की पहली तारीख को कुछ करते, तो वह 15वें दिन को करेगा। अगर वे मंच सजाते, तो वह नाटक खेलेगा। हालांकि इस नाटक को कैसे खेलना है, यह एक सवाल था। रोहन मल्होत्रा ने दोनों परिस्थितियों के लिए तैयारी कर ली थी। ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे सामने आएंगी और क्या समूह के लोग इस मामले को निष्पक्षता से निपटाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो रोहन मल्होत्रा अभी भी तर्कसंगत होने के लिए तैयार थे, गैर तर्कसंगत होना दूसरा विकल्प था। दुर्भाग्य से जैसे ही उन्होंने विजय सिंह को देखा, जैसे ही उन्होंने विजय सिंह का उनके प्रति रवैया देखा, रोहन मल्होत्रा ने अचानक सोचा, तर्कसंगत होने को नरक में जाने दो। श्री रोहन, आप क्या कर रहे हैं? सौरभ चटर्जी का चेहरा बदल गया और उन्होंने कठोरता से चिल्लाया, यह कोई सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है। आपको मेजबान और माइक्रोफोन की क्या जरूरत है? इसे मुझे सौंप दो। ये देखकर कि रोहन मल्होत्रा फिर से हंगामा करने वाले थे, सौरभ चटर्जी बाहर से नाराज दिखे लेकिन अंदर से प्रसन्न थे। रोहन मल्होत्रा जितना अधिक हंगामा करते, उतना ही यह समूह को उनकी बताई गई समस्याओं की सत्यता की पुष्टि करता। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा अब विजय सिंह को ओवर्सहपे की मात्रा डपेओ की मात्रा कर रहे थे। और विजय सिंह कौन है? वह एक युवा नवागंतुक को अपने सामने हंगामा करने की अनुमति नहीं देंगे। जैसा कि अपेक्षित था, विजय सिंह की मुस्कान फीकी पड़ गई और उनके चेहरे पर बहुत स्पष्ट नाराजगी दिखाई दी। चंद्र प्रकाश ने जल्दी से बोलने की नहीं सोची, इसके बजाय ठंडी नजर से अवलोकन किया। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी की ओर मुस्कुराया, माइक को अपने मुंह के पास लाते हुए। श्री सौरभ, इतनी जल्दी में न हो, रोहन मल्होत्रा ने हल्के हास्य के साथ कहा। अगर मैं मेजबान के रूप में अच्छा काम नहीं करता, तो आप मुझे बदल सकते हैं, अभी भी समय है। नीचे बैठे प्रबंधक आश्चर्यजनक रूप से आपस में चर्चा कर रहे थे, और यहां तक कि कुछ निदेशक भी फुसफुसा रहे थे। क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज की बैठक वास्तव में किस बारे में है, और वह नेता कौन है? श्री रोहन मेजबानी क्यों कर रहे हैं और श्री सौरभ उन्हें क्यों रोक रहे हैं? दृश्य कुछ हद तक अराजक था और सौरभ चटर्जी ने व्यवस्था के लिए मुंह खोला। माइक्रोफोन हाथ में लिए रोहन मल्होत्रा ने शुरू किया, सभी कृपया शांत हो जाएं। ये सज्जन श्री विजय सिंह हैं, समूह के ग्रेटर इंडिया रीजन के अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव और अधिकारी, जो विशेष रूप से जयपुर मीडिया में हमारी कंपनी की हाल की स्थिति को समझने आए हैं और साथ ही मेरी व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने। रोहन मल्होत्रा ने जैसे ही बोला, सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के चेहरे तुरंत बदल गए। रोहन मल्होत्रा की आखिरी वाक्य ने उन्हें काफी डरा दिया। रोहन मल्होत्रा को कैसे पता चला कि विजय सिंह के आने का उद्देश्य क्या था? ये जानना कि यह उनकी जांच थी, और इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करना। विजय सिंह भी हतप्रभ रह गए, फिर उन्होंने अपनी बाहें सिकोड़ी और सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश की ओर एक नजर डाली। उन्होंने केवल इतना उल्लेख किया था कि रोहन मल्होत्रा के साथ उनकी चर्चा होगी, दूसरा पक्ष कैसे जान सकता था कि यह एक मूल्यांकन था? ये शब्द रोचक था, हालांकि यह जांच से बेहतर लगता था। जांच के अधीन व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता था, है ना? क्या हो रहा है? सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश इतनी गोपनीयता भी नहीं रख सके। विजय सिंह की हल्की असंतुष्ट नजर ने सौरभ और चंद्र को बेचैन कर दिया। बात करें तो मैं अब जयपुर मीडिया के साथ लगभग 3 महीने से हूं। माइक्रोफोन पकड़े रोहन मल्होत्रा ने नीचे बैठे लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अक्सर समाचार तोड़ता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी को मेरे बारे में कुछ समझ है। निश्चित रूप से आपके पास इसके बारे में अपने विचार हैं, और अब मैं आपको एक साथ चर्चा करने का अवसर दे रहा हूं। रोहन मल्होत्रा का लहजा हल्का था, जिसमें हल्का सा मजाक था। तो ये बैठक वास्तव में श्री रोहन के लिए एक मूल्यांकन करने के लिए है।
शायद वह यहाँ कुछ समय के लिए स्थानांतरित हो गए हैं और समूह उनका प्रदर्शन देखना चाहता है। शायद, लेकिन श्री चंद्र का क्यों नहीं? शायद कुछ दिनों में वह भी होगा। नीचे बैठे दर्शकों को अंततः एहसास हुआ और उन्होंने बैठक की प्रकृति को समझ लिया। क्या किसी के पास कुछ कहना है? आइए बोलें, सभी को स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी है। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। दृश्य अचानक शांत हो गया। सच कहें तो श्री रोहन वास्तव में शानदार थे, लेकिन मंच पर उन दो लोगों के साथ उनकी बहुत अधिक प्रशंसा करना उचित नहीं था। सभी हिचकिचाए। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य में देखा, फिर नीचे बेचैन भीड़ को। ऐसा लगता था कि रोहन मल्होत्रा ने हवा की दिशा बदल दी थी। अगर कोई शुरू नहीं करने वाला है तो मैं करूंगा। किसी ने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उस ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। खड़ा होने वाला और कोई नहीं बल्कि गौतम दास था, निदेशकों में सबसे चिकना और सांसारिक। उनका हर काम वे अपने हितों को प्राथमिकता देते थे। उनका पहला खड़ा होना रोहन मल्होत्रा के लिए आश्चर्यजनक था। गौतम दास का चेहरा शांत था क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा और फिर विजय सिंह की ओर गहरी नजर डाली। वे भावुक थे, वहां मौजूद दो लोगों ने उन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला था। एक विजय सिंह थे, जिन्होंने उन्हें चिकना होना सिखाया, और दूसरे रोहन मल्होत्रा थे, जिन्होंने उनकी लगभग भूली हुई लड़ने की भावना को जगाया। गौतम दास हमेशा रोहन मल्होत्रा को जल्दी समस्याएं सुलझाने के लिए दबाव डालने के बारे में अपराधबोध महसूस करते थे। रोहन मल्होत्रा ने सभी की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जिसने गौतम दास को लंबे समय से बेचैन कर रखा था। उन्होंने अनगिनत बार खुद से सवाल किया था, पश्चाताप से भरे हुए। और अब वे पहले खड़े हुए। श्री रोहन मल्होत्रा हमारे फिल्म और टेलीविजन विभाग के लिए एक पुनर्जनन रहे हैं। केवल वही हानिकारक प्राइमा डोना अभिनेताओं को हटाने की हिम्मत रखते हैं। केवल वही खोए हुए लोगों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस ला सकते हैं। केवल वही बड़े सितारों का सामना करने की हिम्मत करते हैं, शांति वर्मा को हमारे साथ वास्तव में सहयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। श्री रोहन एक ऐसे नेता हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। गौतम दास की नज़र पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी, उनकी आवाज अविश्वसनीय रूप से जोरदार थी। हाँ, बिल्कुल, अच्छा कहा। फिल्म और टेलीविजन विभाग के प्रबंधकों ने जोर से समर्थन किया। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के चेहरे की रंगत खराब हो गई। गौतम दास को उत्साह महसूस हुआ। श्री रोहन मल्होत्रा हमारे न्यू मीडिया के लिए भी एक पुनर्जनन रहे हैं। शिवयू अचानक खड़े हुए, अब वे एक निदेशक के रूप में पदोन्नत हो चुके थे। वही थे जिन्होंने उन प्रबंधकों को हटाया जो केवल अपनी सीटें गर्म कर रहे थे। उन्होंने जोरदार ढंग से नवाचार किया, नए लोगों को नियुक्त किया। हमारे विभाग का प्रदर्शन हर कोई स्वयं देख सकता है। 3 महीनों में हम नुकसान से अब मजबूत मध्यम से उच्च स्थिति में आ गए हैं। ऐसा चमत्कार और कौन ला सकता है? शिवयू ने अपने लोगों की ओर मुड़कर पूछा। श्री रोहन, न्यू मीडिया विभाग के प्रबंधकों ने एक साथ उत्साह से चिल्लाया। हाँ, श्री रोहन ने वह नौकरी रोटेशन प्रणाली भी लागू की और हमारे विभाग को अंततः कुछ वास्तविक प्रतिभाएं मिलीं। वास्तव में, अब कर्मचारियों की श्री रोहन के बारे में बहुत उच्च राय है। आपस में चर्चा की फुसफुसाहट शुरू हुई, जो तेज और अधिक तीव्र हो गई। एक आलोचना बैठक एक प्रशंसा सभा में बदलने की कगार पर थी। सौरभ चटर्जी का चेहरा और भी खराब हो गया, और अचानक उन्होंने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और तेजी से चिल्लाया। बस, सब चुप हो जाओ। रोहन मल्होत्रा, तुम ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? अध्याय 402, तुम बदनामी कर रहे हो। _1 गुस्से का एक चिल्लाहट। सौरभ चटर्जी ने अचानक मेज पर जोर से थप्पड़ मारा, रोहन मल्होत्रा को घूरते हुए। पहले से शोरगुल वाला स्थल अचानक शांत हो गया। प्रबंधक और निदेशक आश्चर्य में मंच पर क्रोधित सौरभ चटर्जी को देख रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में कुछ गलत होने का एहसास किया था, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। सौरभ चटर्जी वास्तव में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और समूह से आए नेताओं के सामने रोहन मल्होत्रा को सार्वजनिक रूप से फटकार रहे थे और उन्हें नाम लेकर पुकारा। यह एक आपदा होगी, एक बड़ी आपदा। कुछ लोग घबराहट में निगल गए, रोहन मल्होत्रा, सौरभ चटर्जी और आने वाले नेता के बीच आगे पीछे देखते हुए। हालांकि नेता शांत दिख रहे थे, उनकी आंखों में रोहन मल्होत्रा को देखने की नजर स्पष्ट रूप से ठंडी थी। पूरा स्थान मृत शांत था। रोहन मल्होत्रा, तुम्हें इतना हंगामा करने का अधिकार किसने दिया? यहां तक कि नेताओं के सामने तुम इस तरह का हंगामा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अब मुझे अपने महाप्रबंधक के रूप में नहीं देखते, या समूह के नेतृत्व को? सौरभ चटर्जी ने गुस्से में कहा। इस प्रकोप ने नीचे बैठे प्रबंधकों और निदेशकों को इतना डरा दिया कि वे भारी सांस भी नहीं ले सके। यहां तक कि सबसे मूर्ख को भी अब समझ आ गया था। यह कोई साधारण समीक्षा बैठक नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से रोहन मल्होत्रा के लिए एक खुलासा और जवाबदेही सत्र था। और सोचने की बात थी, वे केवल प्रशंसा ही कर रहे थे।
सौरभ चटर्जी की नज़र ठंडी थी क्योंकि उन्होंने कमरे को स्कैन किया। इस बार हमारे समूह के व्यवसाय मामलों के विभाग से आए नेता, जो जयपुर मीडिया के पूर्व महाप्रबंधक भी हैं, श्री विजय सिंह, न केवल मार्गदर्शन प्रदान करने आए हैं, बल्कि जयपुर मीडिया के उप महाप्रबंधक रोहन मल्होत्रा की जांच करने भी आए हैं। सौरभ चटर्जी की आवाज कठोर थी। यह आपके लिए प्रशंसा गाने या नेता के सामने चापलूसी करने का समय नहीं है। हम यहाँ समस्याओं पर चर्चा करने आए हैं। सभी प्रबंधक और निदेशक हैरान थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया था कि समस्याओं पर चर्चा की जानी है। क्या ये हो सकता है कि समूह के उच्च स्तर रोहन मल्होत्रा से बहुत असंतुष्ट थे? ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि रोहन मल्होत्रा हमेशा बहुत हाई प्रोफाइल और अपने कार्यों में कुछ हद तक दबंग रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, वह कंपनी के लिए लाभकारी था। ये सभी ने देखा था। इसके अलावा समूह को रोहन मल्होत्रा के यहाँ के हंगामे के बारे में कैसे पता चल सकता था, जब तक कि किसी ने इसकी शिकायत न की हो। कमरे में सबसे कम रैंक वाला एक प्रबंधक था, प्रत्येक चतुर। थोड़ा सोचने पर सभी को समझ आ गया कि आज की बैठक संभवतः श्री सौरभ और श्री चंद्र द्वारा श्री रोहन के लिए बिछाया गया एक जाल थी, एक होंगमेन बोझ। हालांकि श्री रोहन में कुछ वास्तविक प्रतिभा थी, जो सभी के अनजाने में इसे एक प्रशंसा बैठक में बदलने में कामयाब रहे। मंच के नीचे बैठे सभी लोगों ने तुरंत अपने दिलों में एक बड़ा सम्मान महसूस किया। श्री रोहन के योग्य, हमेशा असाधारण खेलते हुए। लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए? भीड़ ने नजरों का आदान प्रदान किया, चुप रही। रोहन मल्होत्रा ने माइक्रोफोन पकड़ा, सिर थोड़ा झुकाया, शांत मुस्कान के साथ कुछ नहीं कहा। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश की ओर देखा, और चंद्र प्रकाश ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। अब उनकी बारी थी बोलने की। हमेशा सौरभ चटर्जी को आगे बढ़ने देना उनके आपसी विश्वास के गठबंधन को खतरे में डाल सकता था। अगर वे नकाब उतारने जा रहे थे, तो अब और पीछे क्यों हटें? चंद्र प्रकाश ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा, सीधा खड़ा हुआ, रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए, और तेजी से कहा, रोहन मल्होत्रा, चूंकि कोई भी तुम्हें जवाबदेह ठहराने की हिम्मत नहीं करता, तो मैं करूंगा। जिस दिन तुमने पदभार ग्रहण किया, बिना चर्चा के तुमने न्यू मीडिया विभाग के निदेशक को बर्खास्त कर दिया। क्या ये सच है? न्यू मीडिया विभाग में बिना किसी प्रदर्शन मूल्यांकन या कंपनी को सूचित किए तुमने अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर प्रबंधन कर्मियों को बर्खास्त किया और मनमाने ढंग से लोगों को पदोन्नत किया। क्या ये सच है? फिल्म विभाग के बोझ में यह अच्छी तरह से जानते हुए कि स्टार शांति वर्मा मौजूद थी और उनकी साझेदारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थी, तुमने फिर भी हंगामा किया और मुख्य अभिनेता लक्ष्य फंसे को जबरन बर्खास्त कर दिया। क्या ये सच है? तुम रोनी और रोनी की टीम को पहले से अच्छी तरह जानते थे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उनके पास कई समस्याएं थीं और यहां तक कि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता था, फिर भी तुम उन्हें हमारी कंपनी में लाना चाहते थे। क्या ये सच है? अल्पविराम। चंद्र प्रकाश ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। एक सांस में उन्होंने रोहन मल्होत्रा के खिलाफ 10 प्रमुख आरोप गिनाए, एक कुरकुरे मान के साथ समाप्त करते हुए, क्या ये सब तुम्हारी करतूत हैं? क्या तुम्हारे पास और कुछ कहना है? मौजूद प्रबंधक और निदेशक मदद नहीं कर सके, लेकिन घबराहट में निगल गए। कुछ बातें जब सुनी सच लगती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक पक्षपात है और विवरण उनके लिए लापरवाही से निर्णय लेने के लिए नहीं है। हालांकि चंद्र प्रकाश जो कुछ कह रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से सत्य का विकृतीकरण है। ये सरासर बदनामी है, लेकिन कौन कहने की हिम्मत करता है? भीड़ ने चुपके से सौरभ चटर्जी की ओर देखा, जो बार बार सिर हिलाते हुए स्पष्ट रूप से कट्टर समर्थन में थे। ये श्री सौरभ और श्री चंद्र हैं जो श्री रोहन को निशाना बनाने के लिए हाथ मिला रहे हैं। सबके दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। इस क्षण में चंद्र प्रकाश जो कह रहे हैं, वह सच है या नहीं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब बड़े भूत आपस में लड़ते हैं, छोटे भूतों को कष्ट होता है। इस मामले से बाहर रहना सबसे अच्छा है। जो कोई भी रोहन मल्होत्रा के लिए बोलने की हिम्मत करता है, यहां तक कि सिर्फ एक निष्पक्ष टिप्पणी करने के लिए, वह पक्ष ले रहा है। इस प्रकार कंपनी के एक महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक दोनों को नाराज करना, यह अच्छा कैसे समाप्त हो सकता है? वे यहां तक कि पीठ फेरते ही निकाल दिए जा सकते हैं। क्या नेताओं के बीच संघर्ष इतना असंगत हो गया था? ये सोचा गया था कि श्री रोहन के सत्ता सौंपने के साथ कंपनी अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगी। फिर भी ऐसा लगता है कि श्री सौरभ और श्री चंद्र ने कभी उन्हें शांति से रहने देने का इरादा नहीं किया। सत्ता की लड़ाई इतनी डरावनी है, मृत्यु तक असंगत। चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें सभी के लिए स्पष्ट हैं। आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा नहीं है? चंद्र प्रकाश ने मौजूद लोगों का सर्वेक्षण किया। श्री रोहन निश्चित रूप से इतने बुरे नहीं हैं। किसी ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया। बिल्कुल, श्री रोहन ने कंपनी के लिए कई लाभकारी काम किए हैं। किसी ने सहमति में फुसफुसाया। कौन बोल रहा है? खड़े होकर कहो। सौरभ चटर्जी ने अचानक मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और जोर से चिल्लाया, एक एक करके आप सभी ने बेईमानी से बोलना सीख लिया है। किसने आपको बिगाड़ा है?
और ये समूह के नेताओं के सामने ये कैसा दिखता है। एक लंबे समय से प्राधिकारी महाप्रबंधक के रूप में उनकी कठोर और जबरदस्त शैली ने यहां तक कि कुछ निदेशकों को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुरंत बैठक में सन्नाटा छा गया। न्यू मीडिया और फिल्म विभाग के लोग विशेष रूप से असहज दिखे। एक तरफ श्री रोहन, जिनकी वे प्रशंसा करते थे, पर हमला हो रहा था। ये स्पष्ट था कि महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक उनकी बदनामी कर रहे थे और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ इन लोगों के पास परिवार, पत्नियां और बच्चे थे जिनका पालन पोषण करना था। उनके पास जयपुर मीडिया में उनके करियर और सपने थे। क्या किसी के लिए न्याय का एक शब्द बोलने के लिए अपनी आजीविका खोना उचित था? क्या यह इसके लायक है? इसके अलावा क्या उनके तथाकथित न्याय का शब्द प्रभावी भी था? सौरभ चटर्जी के साथ जो आसानी से किसी पर रोहन मल्होत्रा का विश्वास पात्र का लेबल लगा देते, वे एक अनावश्यक बलिदान दे सकते थे। क्या यह इसके लायक है? लोग, जिसमें गौतम दास और शिव यू शामिल थे, ने अपने सिर झुका लिए। अपने जीवन, अपने करियर और अपनी अंतरात्मा के बीच फटे हुए उन्हें असाधारण दर्द और पीड़ा महसूस हुई। वरिष्ठ नेता, आप देखिए, यहाँ मौजूद 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों में से कोई भी रोहन मल्होत्रा के लिए नहीं बोल रहा है, जो दिखाता है कि वह कितना अलोकप्रिय है। मौके का फायदा उठाते हुए सौरभ चटर्जी ने जल्दी से विजय सिंह के कान में फुसफुसाया। हालांकि सौरभ भी रोहन मल्होत्रा के माइक्रोफोन पकड़े हुए, सिर थोड़ा झुकाए बिना एक शब्द बोले हुए उत्सुक थे। ये स्पष्ट रूप से आग में ईंधन डालने का अवसर था, एक रणनीति जिसमें वह पारंगत थे। विजय सिंह ने हल्के से सिर हिलाया, सौरभ चटर्जी के शब्दों का समर्थन करते हुए। सौरभ चटर्जी चुपके से प्रसन्न हुए और चंद्र प्रकाश को एक जानकार नजर दी। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा की ओर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। देखो, रोहन मल्होत्रा, हमारे पास सत्ता हमारे पक्ष में है, यहां तक कि नैतिक उच्चता भी हमारे साथ है। तुम हमारे खिलाफ क्या लड़ सकते हो? कौन तुम्हारे लिए बोलने की हिम्मत करता है? चंद्र प्रकाश ने उपहास किया। तुम जो कर रहे हो वह बदनामी है, ये सत्य को तोड़ मरोड़ना है। अचानक एक गुस्से भरी कुरकुरी चिल्लाहट गूंजी। ये बिजली की तरह गिरी। लक्ष्मी वर्मा, चेहरा ठंडा, मंच पर चढ़ गईं। अगर कोई और रोहन के लिए न्याय का एक शब्द नहीं बोलेगा, तो वह बोलेंगी। अध्याय 403, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। _1 सौरभ चटर्जी ने देखा कि लक्ष्मी वर्मा मंच पर चढ़ी, रोहन मल्होत्रा के लिए बोलने के लिए तैयार, और तुरंत एक असंतोष का झटका महसूस किया। लक्ष्मी वर्मा, ये सभी नेता हैं, तुम एक साधारण सहायक के रूप में। तुम अपना मुंह बंद करो। लक्ष्मी वर्मा ने सौरभ चटर्जी को गुस्से से घूरा और तीखेपन से कहा। सौरभ चटर्जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण सहायक पूरे कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सामने उन्हें, एक महाप्रबंधक को चुप करने की हिम्मत करेगी। सौरभ चटर्जी का चेहरा बैंगन की तरह रंग बदल गया। उनकी आंखों से लगभग आग की चिंगारियां निकल रही थीं। वे मदद नहीं कर सके और बोले, तुम क्या? मैं क्या? लक्ष्मी वर्मा की आवाज तीखी थी और उनके जवाब मशीनगन की तरह निकले, सौरभ चटर्जी को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। चूंकि समूह के नेता श्री रोहन की जांच करने आए हैं, क्या लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? तुम, एक महाप्रबंधक, सार्वजनिक रूप से बातचीत पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हो, जो अनुचित है। मुझे बोलने न देना ये साबित करता है कि तुम उनका नाम बदनाम करने का इरादा रखते हो, उन्हें अपना नाम साफ करने का अवसर नहीं दे रहे। लक्ष्मी वर्मा, एक तेज मिर्च की तरह, ने तुरंत पूरे दृश्य को मसालेदार बना दिया। सौरभ चटर्जी उनके सामने निरुत्तर रह गए, गुस्से से कांपते हुए। चंद्र प्रकाश कुछ हद तक हैरान थे, उनका मुंह खुला था, लेकिन लक्ष्मी वर्मा की एक झलक पकड़ने पर उन्होंने जल्दी से इसे बंद कर लिया। वे बहुत समझदार थे। सौरभ चटर्जी भी मूर्ख थे, ये सोचकर कि वे इतने ऊंचे और शक्तिशाली हैं कि अपने प्राधिकार से दूसरों को दबा सकते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी और उनके अभिनय को स्वीकार नहीं किया। पूरे कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सामने एक युवा लड़की के साथ बहस करना, जीतना अपमानजनक होगा और हारना वास्तव में शर्मनाक। चंद्र प्रकाश ने इसे समझा और जल्दी से निष्क्रियता का रुख अपनाया, एक पुराने साधु की ध्यानमग्न मानसिकता को अपनाते हुए। विजय सिंह अवाक रह गए। जब उन्होंने बोलने की कोशिश की, वे और भी हिचकिचाए और गलती से चंद्र प्रकाश को देख लिया। विजय को एक प्रेरणा मिली, यह एक बुरा कदम नहीं था। और इस तरह वे दूसरे पुराने साधु बन गए। सौरभ चटर्जी का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और वे बिना किसी समर्थन के रह गए। नीचे बैठे लोग, अगर कोई परेशानी नहीं है तो परेशानी न मोल लो के सिद्धांत का पालन करते हुए सामूहिक रूप से पुराने साधु की मुद्रा में आ गए। रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मी वर्मा को आश्चर्य से देखा। वास्तव में वे स्वयं कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वर्मा पहले धैर्य खो देगी। ये लड़की हमेशा कोमल और संयमित रही थी और रोहन मल्होत्रा ने सोचा था कि वह गुस्सा नहीं होगी, लेकिन जब उसका गुस्सा भड़का तो वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उनके विचारों से परे, रोहन मल्होत्रा के होठों पर एक हल्की मुस्कान बन गई। तो फिर हंगामा होने दो।
वैसे भी आज चीजें सौहार्दपूर्ण ढंग से खत्म होने वाली नहीं थी और वे भी नहीं डरते थे। वे बस वर्मा को हंगामा करने देते। वह हाल ही में थकी हुई और नाराज थी, ये गुस्सा निकालने का एक बुरा अवसर नहीं था। आगे बढ़ो और हंगामा करो, आखिरकार मैं यहाँ हूँ। रोहन मल्होत्रा ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। लक्ष्मी वर्मा सौरभ चटर्जी को अपनी गति से दबाते हुए मंच पर शान से मुड़ी, उनका चेहरा अभिमानी, उनकी नजर नीचे बैठे दर्शकों पर घूम रही थी। उनकी आंखों में दृढ़ता के अलावा तिरस्कार की एक झलक भी थी। यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े भविष्य की संभावनाओं वाले हैं। न्याय के कुछ शब्दों, अंतरात्मा के एक पल के लिए अपनी रोटी तोड़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी वर्मा ने गर्व से मुस्कुराया, लेकिन मैं, लक्ष्मी वर्मा, डरती नहीं हूँ। श्री रोहन के आने से पहले मैं, लक्ष्मी वर्मा, सिर्फ एक निम्न कर्मचारी थी। आप सभी जानते हैं कि मैं पहले कॉन्फ्रेंस रिसेप्शन डेस्क पर थी, निम्न दर्जे की, और मेरे शब्दों का बहुत कम वजन था। लक्ष्मी वर्मा ने खुद का मजाक उड़ाया। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की स्नातक, जयपुर मीडिया में सचिव के रूप में काम करते हुए इस स्थिति में समाप्त हुई। क्यों? साधारण, क्योंकि मैंने एक निश्चित निदेशक को नाराज कर दिया था। उस समय श्री रोहन यहाँ नहीं थे, और जयपुर मीडिया के उन दिनों को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यह कितना स्वच्छ था। लक्ष्मी वर्मा के व्यंग्य ने वहां मौजूद सभी को चुप कर दिया। पूर्व उप महाप्रबंधक के जाने और रोहन मल्होत्रा के आने से पहले एक ऐसा दौर था जब कंपनी वास्तव में भयानक स्थिति में थी। सौरभ चटर्जी एक सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन पहला, उन्हें नवाचार और परिवर्तन पसंद नहीं था, और दूसरा, वे जमीनी स्तर को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने हर तरह के राक्षसों और दानवों को उजागर किया। श्री रोहन के आने के बाद उन्होंने मुझे अपना निजी सहायक बनाया, फिर एक विभागीय मामलों का सहायक। मैं, लक्ष्मी वर्मा, ये कहने से नहीं डरती कि प्रबंधकों में 10 में से 8 या 9 मेरी क्षमताओं से मेल नहीं खाते, और निदेशकों में 10 में से 2 या 3 मुझसे मेल नहीं खाते। लक्ष्मी वर्मा ने गर्व से मुस्कुराया। उनके अकेले एक विभाग के सभी छोटे मोटे मामलों को संभालने के साथ जो उन्होंने कहा वह गलत नहीं था। न्यू मीडिया विभाग के प्रबंधकों ने अवचेतन रूप से अपने सिर हिलाए। श्री रोहन लोगों को जानते हैं और प्रभावी ढंग से काम सौंपते हैं। एक न्यू मीडिया विभाग जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, उन्होंने इसे बदल दिया। जयपुर मीडिया, हाँ जयपुर मीडिया। मीडिया के नाम पर एक कंपनी, फिर भी इसका न्यू मीडिया विभाग पूरी कंपनी में लाभ कमाने में सबसे नीचे था। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? ये वही थे जिन्होंने मनमाने ढंग से लोगों को बदलने वाले उपाध्यक्ष के प्रबंधन के तहत सिर्फ 3 महीनों में एक सबसे नीचे रैंक वाले विभाग को अब एक प्रमुख लाभ कमाने वाला विभाग बना दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, ये कौन कर सकता है? श्री सौरभ या श्री चंद्र? लक्ष्मी वर्मा ने जोर से चिल्लाया। प्रदर्शन को नकली नहीं किया जा सकता। विभाग का प्रदर्शन तालिका अभी भी इंट्रानेट पर लटकी हुई है। सौरभ चटर्जी को अचानक दिल में एक चुभन महसूस हुई, और चंद्र प्रकाश का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने वास्तव में इसे नजरअंदाज कर दिया था। इसी तरह ये रोहन मल्होत्रा थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे बड़ी तस्वीर को नहीं देखते। पहले उन्होंने कायसिन को वश में किया, फिर केल्सन को। बीच में उन्होंने शांति वर्मा को भी हरा दिया। चाहे वह साझेदार हो या बड़ा सितारा, सभी ने कंपनी के साथ उनके लिए प्रतिकूल अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। और कौन, मैं आपसे पूछती हूँ, ये और कौन कर सकता है? श्री सौरभ या श्री चंद्र? और यह भी वही थे, रोहन मल्होत्रा, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे सत्ता के लालची हैं, जिन्होंने सक्रिय रूप से 2 विभागों का नियंत्रण छोड़ दिया, केवल एक टूटी हुई प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें कोई लाभ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि कर्मचारी अपनी पसंद की स्थिति में अपनी कीमत महसूस कर सकें। कंपनी के लिए दीर्घकालिक सोचते हुए, कंपनी और कर्मचारियों के बीच जीत जीत की स्थिति का लक्ष्य रखते हुए। मैं आपसे पूछती हूँ, ये और कौन कर सकता है? श्री सौरभ या श्री चंद्र? अल्पविराम। लक्ष्मी वर्मा वाक्पटु और आत्मविश्वास से भरी थीं। उनके शब्दों के साथ कमरे में मौजूद सभी लोग सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश इतने गुस्से में थे कि उनकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। लक्ष्मी वर्मा बस बोलती रहीं, और प्रत्येक बिंदु के साथ उन्होंने जोड़ा, मैं आपसे पूछती हूँ, ये और कौन कर सकता है? श्री सौरभ या श्री चंद्र? ये बहुत बेशर्मी थी। ये कहने से अलग नहीं था कि वे सुअर हैं। सौरभ चटर्जी कई बार खुद को रोक नहीं सके और बोलना चाहते थे, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मी वर्मा तेजी से और जोर से बोल रही थी, और उनके हाथ में माइक्रोफोन नहीं होने के कारण वे इस तेजतर्रार महिला को दबा नहीं सके। माइक्रोफोन रोहन मल्होत्रा के हाथों में था। यहाँ तक कि अगर वे बोलने का मौका पाते और इस तेजतर्रार महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से जवाब दे दिए जाते, तो यह और भी शर्मनाक होता। सौरभ चटर्जी ने मन ही मन विलाप किया। अगर कोई मेरी कही बात से असहमत है, तो खड़े होकर मुझसे बहस करने की हिम्मत करें। लक्ष्मी वर्मा ने गर्व से कमरे में चारों ओर देखा। इस क्षण में वह एक रानी की तरह थी, सब कुछ नियंत्रित करती हुई, पूरे कमरे को चकाचौंध करती हुई। कोई भी उनके साथ बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका।
लक्ष्मी वर्मा की नज़र सभी के चेहरों पर घूमी। जब उन्होंने न्यू मीडिया और फिल्म विभाग के लोगों को देखा तो तिरस्कार से भरी थी। वे लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। गौतम दास अचानक खड़े हुए, चेहरा भावहीन, अपने कपड़े सीधे किए, लक्ष्मी वर्मा को गहरी नज़र से देखा और फिर दृढ़ता से सौरभ चटर्जी की ओर मुड़े। आज एक नौसिखिया ने मुझे सबक सिखाया। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतने साल कुत्ते की जिंदगी जी है। गौतम दास रुके, गहरी सांस ली और चिल्लाए, रोहन मल्होत्रा एक योग्य अधिकारी हैं और कंपनी ने उनकी बदनामी की है, जो अन्याय है। ये चिल्लाहट पूरे सभागार में गूंज उठी। रोहन मल्होत्रा एक योग्य अधिकारी हैं और कंपनी ने उनकी बदनामी की है, जो अन्याय है। शिवयू दूसरे खड़े हुए, शांति से वही बात कहते हुए। न्यू मीडिया विभाग और इंटरनेट विभाग के प्रबंधक एक पल के लिए चुप रहे और फिर एक के बाद एक खड़े हुए। एक एक करके सभी ने वही शब्द कहे। रोहन मल्होत्रा एक योग्य अधिकारी हैं और कंपनी ने उनकी बदनामी की है, जो अन्याय है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अध्याय 404, तुमने जो कहा वह मायने नहीं रखता। _1। सौरभ चटर्जी का चेहरा अचानक अत्यंत कुरूप हो गया और चंद्र प्रकाश का भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अच्छी स्थिति को एक साधारण लड़की द्वारा बाधित कर दिया जाएगा। वास्तव में रोहन मल्होत्रा ने भी नहीं सोचा था कि लक्ष्मी वर्मा इतनी जोरदार ढंग से उनके लिए स्थिति को पलट देगी। नीचे बैठे दर्शकों से न्याय की आवाजें भी उन्हें गहरी भावना से भर देती थीं। वे अपनी नौकरियों को जोखिम में डालकर सिर्फ निष्पक्षता का एक शब्द बोल रहे थे। निष्पक्षता लोगों के दिलों में होती है। ये वाक्य कभी कभी आपको निराश कर सकता है, लेकिन हार न माने, न्याय देर से हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं चुकता। इन विचारों से प्रभावित होकर रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, मंच पर लक्ष्मी वर्मा की ओर मुस्कुराए और नीचे बैठी भीड़ की ओर और सम्मान में थोड़ा झुके। ऊपर से समर्थन, एकजुट प्रयास के साथ। नीचे से चिल्लाहट, पूरी ताकत के साथ। लक्ष्मी वर्मा ने भी नीचे खड़े लोगों को देखा, उनकी नज़र से तिरस्कार साफ हो गया और उन्होंने सभी को एक गर्म मुस्कान दी। फिर वह शांति से सौरभ चटर्जी का सामना करने के लिए मुड़ी। अब आप मुझे निकाल सकते हैं, लक्ष्मी वर्मा ने सौरभ चटर्जी से अत्यंत शांत तरीके से कहा। वे उस क्षण से इसके लिए तैयार थी जब उन्होंने मंच पर कदम रखा था। चाहे रोहन मल्होत्रा के साथ कुछ भी हो, कंपनी के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक की उनकी खुली आलोचना ने सुनिश्चित किया कि इस कंपनी में उनकी कोई जगह नहीं थी। अपनी बर्खास्तगी के बारे में इतनी शांति से ऐसी बात कहना, जैसे एक नायिका अपनी नियति को गर्व से स्वीकार कर रही हो, यहां तक कि सौरभ चटर्जी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। चंद्र प्रकाश ने लक्ष्मी वर्मा को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं इस महिला को चाहता हूं, चंद्र प्रकाश ने मन ही मन कहा। काफी समय पहले उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को पहली नज़र में पसंद किया था और उन्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया था। बाद में शांति वर्मा और अरुणा से मिलने के बाद प्रत्येक की आश्चर्यजनक सुंदरता और असाधारण क्षमताओं ने लक्ष्मी वर्मा की चमक को फीका कर दिया था। हालांकि इस क्षण में चंद्र प्रकाश को एक बार फिर एहसास हुआ कि एक महिला इतनी चमकदार हो सकती है। उसकी दीप्ति ऐसी थी जिसे कोई भी ढक नहीं सकता था। चंद्र प्रकाश के दिल में एक बार फिर उत्साह भड़क उठा। अगर लक्ष्मी वर्मा को निकाल दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि उसे बेहतर जगह पर ले जाएं, धीरे धीरे ईमानदारी के साथ उसका दिल जीतें और उसका स्नेह प्राप्त करें। चंद्र प्रकाश ने मन बना लिया। सौरभ चटर्जी शांत दिखाई दिए, लेकिन उनके भीतर का गुस्सा कम नहीं हुआ था। अपने सम्मान और चेहरे के लिए वे लक्ष्मी वर्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें ये जागरूकता है तो ये काफी है, सौरभ चटर्जी ने कहा, उनकी आंखें ठंडी चमक बिखेर रही थीं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लक्ष्मी वर्मा। इसलिए मैं तुम्हें त्वरित समाधान दूंगा। तत्काल प्रभाव से तुम्हें निकाल दिया जाता है। तुम उसे निकालो या नहीं, एक गहरी और गूंजती आवाज स्पीकर के माध्यम से आई, जो सौरभ चटर्जी के शब्दों को अचानक रोक देती थी। रोहन मल्होत्रा ने माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास रखा, आगे बढ़े, लक्ष्मी वर्मा के सामने खड़े हुए, सौरभ चटर्जी की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम जो कहते हो वह मायने नहीं रखता। सौरभ चटर्जी का चेहरा और गहरा हो गया। अगर मेरी बात मायने नहीं रखती, तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बात मायने रखती है? जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक कौन है, तुम या मैं? रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी के शब्दों को नजरअंदाज किया, माइक्रोफोन बंद किया, इसे लक्ष्मी वर्मा को सौंपा, उन पर मुस्कुराया। मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। अब मेरी बारी है, कृपया थोड़ा किनारे आराम करो और मैं इसे जल्दी ही संभाल लूंगा। रोहन मल्होत्रा ने इतनी सहजता से बोला, जैसे कि वे एक तुच्छ मामले से निपटने वाले हों जो ज्यादा समय नहीं लेगा। लक्ष्मी वर्मा की सुंदर आंखें रोहन मल्होत्रा पर केंद्रित थीं, बोलना चाहती थीं, लेकिन रुक गईं। अंत में उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और चुपचाप किनारे खड़ी हो गईं। इस अवस्था में रोहन मल्होत्रा के शब्द, उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास एक जबरदस्त जादू लिए हुए लग रहा था, जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था, उन्हें समर्पित कर रहा था।
रोहन मल्होत्रा, तुमने आखिरकार अपने लिए खड़े होने का फैसला कर लिया, है ना? सौरभ चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा पर चिल्लाया, आज तुमने हमें वास्तव में दिखा दिया कि तुम किस मिट्टी के बने हो। इन लोगों को देखो, वे लगभग तुम्हारे कट्टर वफादार हैं, सभी तुम्हारे हाथों से तैयार किए गए, मुझे लगता है। सौरभ चटर्जी ने न्यू मीडिया और फिल्म विभाग के लोगों की ओर इशारा किया और कठोरता से कहा। रोहन मल्होत्रा ने उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया, श्री सौरभ, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। वे बस क्षणिक रूप से भावुक हैं, जो मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं। रोहन मल्होत्रा वास्तव में समझा रहे थे। उनका व्यवहार हल्का था और उनके लहजे में कोई दृढ़ता नहीं थी। वे लक्ष्मी वर्मा की तुलना में नहीं थे, न ही उन दर्शकों की जो उत्साहपूर्वक अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। इसने उन लोगों को बहुत निराश किया जो उत्सुकता से उनके शक्ति प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बिंदु पर स्थिति एक करो या मरो के स्तर तक बढ़ चुकी थी। रोहन मल्होत्रा के लहजे और रवैये के साथ, क्या वे वास्तव में पीछे हटने और शांति की भीख मांगने की सोच रहे थे? कुछ ही क्षण पहले, जब वे खड़े हुए थे तब उनके बोले गए शब्द स्पष्ट रूप से प्रभुत्व से भरे हुए थे। सौरभ चटर्जी की आंखें एक सेकंड के लिए चमकी, फिर वे अचानक ठंडी हंसी में फट पड़े, स्थिति को समझते हुए। रोहन मल्होत्रा, एक साधारण मूल के व्यक्ति, युवा और बिना किसी विशेष प्रतिभा के वे उपाध्यक्ष की स्थिति तक कैसे पहुंचे? ये कुछ और नहीं बल्कि न जाने कहां से मिली किस्मत थी। क्या वे कॉर्पोरेट जांचकर्ताओं के सामने हंगामा करने की हिम्मत करेंगे और अपने भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे? वे बहुत परवाह करते थे। वे डर गए। मंच के नीचे, न्यू मीडिया और फिल्म विभागों को छोड़कर अन्य प्रबंधक और निदेशक भी चुपके से सिर हिलाए, वही विचार साझा करते हुए और चुपचाप अफसोस के साथ आह भरी। लक्ष्मी वर्मा, गौतम दास, शिवयू और वे प्रबंधक जो श्री रोहन का समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे, श्री सौरभ और श्री चंद्र के साथ टकराव का जोखिम उठाते हुए, इसका क्या फायदा जब स्वयं वह व्यक्ति पहले ही पीछे हट गया था। चुपके से हंसी की आवाजें उठी, धीरे धीरे सरसराहट हुई। न्यू मीडिया और फिल्म विभाग के लोग चुप हो गए। ये देखकर चंद्र प्रकाश हंसे, श्री रोहन, क्या आप मेरी कही बात को स्वीकार करते हैं? क्या ये हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वह वही है जो लक्ष्मी वर्मा और अन्य लोगों ने कहा? ये सोचकर कि कंपनी आपका कुछ बकाया है, यह मानते हुए कि समूह द्वारा आप पर की जाने वाली नियमित जांच अनुचित है। चंद्र प्रकाश ने विजय सिंह की ओर देखा, फिर रोहन मल्होत्रा की ओर। उन्होंने जानबूझकर विजय सिंह को इसमें शामिल किया, क्योंकि रोहन मल्होत्रा के खिलाफ इस तरह के एक बड़े लाभ का उपयोग न करना बर्बादी होगी। विजय सिंह की पलकें झपकी जब उन्होंने रोहन मल्होत्रा की ओर एक नज़र डाली। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया, मेरे आचरण के सही या गलत होने के बारे में, ये कॉर्पोरेशन को टिप्पणी करने के लिए है, न कि श्री चंद्र को निर्णय देने के लिए। जहां तक श्री सौरभ का सवाल है, मेरे पास आज वास्तव में आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। यहां तक कि इन परिस्थितियों में, हम पहले काम से निपट सकते हैं और फिर मेरे व्यक्तिगत मुद्दों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बोलते हुए, रोहन मल्होत्रा ने मेज पर रखे अपने फोल्डर से वह अंतिम स्थानांतरण दस्तावेज निकाला जिस पर सौरभ चटर्जी के हस्ताक्षर की जरूरत थी, और एक पेन, और उन्हें सौरभ चटर्जी को सौंप दिया। हम इन मामलों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी, हम आपके व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, सौरभ चटर्जी ने तीखेपन से कहा। रोहन मल्होत्रा ने सिर झुकाया, सौरभ चटर्जी से धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए, श्री सौरभ, ये दस्तावेज एक स्थानांतरण सूची है। अगर आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो मैं चंद्र प्रकाश ने जो कुछ कहा, उसे स्वीकार कर लूंगा। सौरभ चटर्जी की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। उनके दिल में, रोहन मल्होत्रा की अभी भी एक अच्छी छवि थी, आदर्शों और सिद्धांतों से भरी, और वे अपने वचन के पक्के थे। सौरभ चटर्जी, हालांकि निजी लाभ के लिए रोहन मल्होत्रा को निकालने के लिए मजबूर थे, फिर भी उस व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। तुमने ही यह कहा है, सौरभ चटर्जी ने फुसफुसाकर जवाब दिया। मेरा वचन है। रोहन मल्होत्रा ने हंसा, इसके अलावा, ये चीजें, वे स्थिति में कोई मदद नहीं करती। ये सच था। सौरभ चटर्जी ने दस्तावेज लिया, उस पर एक नजर डाली, और तेजी से अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। ये हो गया। रोहन मल्होत्रा के मुंह के कोने पर एक चालाक मुस्कान उभरी जब उन्होंने दस्तावेज लिया। उनके दिमाग में अधिसूचना टोनों की एक श्रृंखला गूंजी। वित्त प्रतिभा लीला झा मिली, 1 अंक जोड़ा। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रतिभा जया तोंगटोंग मिली, 1 अंक जोड़ा। प्रशासनिक और फील्डवर्क प्रतिभा विकास विनोद मिला, 1 अंक जोड़ा। डिंग, वर्तमान स्कोर उपाध्यक्ष स्तर के लिए 100 अंक है, क्या अपग्रेड के साथ आगे बढ़ें? सौरभ चटर्जी ने अचानक देखा कि रोहन मल्होत्रा के व्यवहार में बदलाव आया था। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत ऊंचे हो गए हों। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी की ओर उदासीनता से देखा और चुपके से सोचा। अपग्रेड, अध्याय 405, मैं हूं महाप्रबंधक _1। डिंग, एक कुरकुरी आवाज के साथ लाल कमल की आवाज गूंजी। बधाई हो, मास्टर, सफल अपग्रेड के लिए। आप अब महाप्रबंधक स्तर पर हैं। क्या आप वर्तमान कंपनी में पद लेना चुनते हैं? हाँ, रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी संदेह के पुष्टि की।
क्या आप तुरंत पद ग्रहण करना चुनते हैं? लाल कमल ने पूछा, साथ ही याद दिलाया, यदि आप हाँ चुनते हैं तो आप वर्तमान को प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन इसके बाद जयपुर मीडिया में आपके समय के दौरान प्रतिभा खोजने से प्राप्त अंक आधे हो जाएंगे। ये थी कीमत। हाँ, रोहन मल्होत्रा ने बिना हिचकिचाहट के कहा। बधाई हो, मास्टर, जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक बनने के लिए। नियुक्ति कुछ मिनटों में जारी की जाएगी। वर्तमान स्कोर, महाप्रबंधक स्तर के लिए 5 अंक, प्रांतीय औद्योगिक जिम्मेदार व्यक्ति तक अपग्रेड करने के लिए 95 अंक दूर। अल्पविराम, माइक्रो एक्सप्रेशन विश्लेषण प्रणाली को मध्यवर्ती स्तर तक अपग्रेड किया गया है। गणना की सटीकता और गति में सुधार, अधीनस्थों की वफादारी का पता लगाने की अनुमति और स्वयं के माइक्रो एक्सप्रेशंस पर नियंत्रण को बढ़ाना। अल्पविराम, महाप्रबंधक स्तर पर आपको 50 मिलियन की व्यक्तिगत निधि प्राप्त होती है, साथ ही समूह के मामलों के लिए अतिरिक्त 50 मिलियन उपलब्ध हैं। अल्पविराम, सौरभ चटर्जी ने केवल रोहन मल्होत्रा के चेहरे का भाव बदलते देखा जब उन्होंने हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि पलक झपकते ही रोहन मल्होत्रा की पहचान भी बदल गई थी। अचानक सौरभ चटर्जी को बेचैन महसूस हुई। ये भावना बिना किसी आधार के उनके दिल के तल से उभरी, उन्हें भयानक लग रही थी। शायद यह अनुभव से तराशा गया छठा इंद्रिय था, खतरे की चेतावनी। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम अभी अभी कही गई बात को नकार रहे हो? सौरभ चटर्जी अपनी आवाज को और धीमा करने से खुद को रोक नहीं सके। मैं, रोहन मल्होत्रा, कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान गायब हो गई, उनकी आवाज ठंडी थी। इस क्षण में रोहन मल्होत्रा एक श्रेष्ठता की आभा बिखेर रहे थे, सभी को नीचा दिखाते हुए। सौरभ चटर्जी हतप्रभ रह गए। वे रोहन मल्होत्रा में आए इस विचित्र बदलाव को, इसके मूल को समझ नहीं सके, केवल अपने दिल में एक अकथनीय ठंडक महसूस कर रहे थे। क्या आप दोनों ने बात खत्म कर ली? विजय सिंह एक तरफ खड़े होकर असंतुष्ट होकर बड़बड़ाए। रोहन मल्होत्रा और सौरभ चटर्जी की फुसफुसाहट उनके कानों तक टुकड़ों में पहुंची थी। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम इस मुद्दे को स्वीकार कर रहे हो या नहीं? मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम इसे स्वीकार कर लो, एक महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक निश्चित रूप से तुमसे अधिक प्राधिकार रखते हैं। यदि तुम स्वीकार करते हो तो सभी की परेशानी बचाने के लिए, यदि तुम अच्छा रवैया अपनाते हो और अफेयर्स डिपार्टमेंट को माफी पत्र जमा करते हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलता हूं, शायद यदि तुम्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाता है तो तुम्हारा पद नहीं घटाया जाएगा। विजय सिंह ने अपनी आवाज धीमी की, शांतिदूत की भूमिका निभाते हुए। हालांकि उनका पक्षपात स्पष्ट रूप से जाहिर था। हालांकि धीरे बोल रहे थे, विजय सिंह के शब्द पास बैठे कई लोगों तक हल्के से सुनाई दिए, भले ही दूर बैठे लोग स्पष्ट रूप से न सुन सकें। चंद्र प्रकाश ठंडे ढंग से हंसे। विजय सिंह के साथ आए युवक ने अपनी भौहें थोड़ा सिकोड़ ली, ऐसा लग रहा था कि वे विजय सिंह के बोलने के तरीके को अस्वीकार करते हैं, लेकिन कम प्रभावशाली होने के कारण उन्होंने अंततः कुछ नहीं कहा। थोड़ा दूर लक्ष्मी वर्मा हैरानी और गुस्से का मिश्रण थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विजय सिंह इतनी खुलेआम सौरभ चटर्जी का पक्ष लेंगे। उनके दृष्टिकोण में रोहन जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। लक्ष्मी वर्मा ने माइक्रोफोन को कसकर पकड़ा, किसी भी क्षण रोहन मल्होत्रा की ओर से जवाबी हमला करने के लिए तैयार। सौरभ चटर्जी ने गहरी सांस छोड़ी। अब समूह से आए विजय सिंह भी उनके पक्ष में थे। उन्हें और क्या चिंता करनी थी? सौरभ चटर्जी को आश्वासन महसूस हुआ, अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, रोहन मल्होत्रा, आज तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जल्दी करो और सभी को राहत मिल सकती है। कार्यस्थल जिद के लिए उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखो और इसे संजो। यदि तुम अपने वरिष्ठों की बात मानते हो तो तुम्हें अभी भी भोजन मिलेगा। वरना यदि तुम्हें समूह से बाहर निकाल दिया जाता है तो तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। यह एक धमकी थी, साथ ही सौरभ चटर्जी ने जो नेकनियत सलाह मानी थी। रोहन मल्होत्रा ने उनके चेहरे को भावहीनता से देखा। वर्मा, माइक्रोफोन। रोहन मल्होत्रा ने अपना हाथ बढ़ाया। लक्ष्मी वर्मा जल्दी से पास आई और वायरलेस माइक्रोफोन रोहन मल्होत्रा को सौंप दिया। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी को देखा, माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास रखा और एक एक शब्द करके कहा, तुमने कहा कि मैं अहंकारी हूं, नेतृत्व का सम्मान नहीं करता। तुमने कहा कि मैं लापरवाह और मनमौजी हूं, अपनी इच्छाओं का पालन करता हूं। ये सब मैं स्वीकार करता हूं। सौरभ चटर्जी, चंद्र प्रकाश, क्या अब आप संतुष्ट हैं? रोहन मल्होत्रा ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। बोलने के बाद उन्होंने माइक्रोफोन बंद किया और इसे एक तरफ फेंक दिया। ये रवैया स्पष्ट रूप से कह रहा था, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम मेरा क्या कर सकते हो? इतना अहंकारी, बहुत ज्यादा अहंकारी। सौरभ चटर्जी इतने गुस्से में थे कि उनका शरीर कांप रहा था। लेकिन चंद्र प्रकाश ठंडे ढंग से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ये जिद्दी रोहन मल्होत्रा फिर से मुश्किल कर रहा है। हालांकि इस बार तुम हमसे नहीं बल्कि विजय सिंह से निपट रहे हो। चंद्र प्रकाश ने विजय सिंह की ओर देखा। विजय सिंह का चेहरा गहरा हो गया और वे अत्यंत अप्रिय दिख रहे थे।
शांतिदूत की भूमिका निभाने और रोहन मल्होत्रा द्वारा इस तरह के रवैये का सामना करने, ये स्पष्ट रूप से उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अफेयर्स डिपार्टमेंट के चेहरे पर तमाचा था। अब उनके साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। विजय सिंह खड़े हुए, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, स्थिति को तुरंत संभालने के लिए तैयार। चूंकि यह समूह के प्राधिकार से संबंधित था, यहां तक कि अफेयर्स ऑफिसर भी उनके निर्णय का समर्थन करेगा। रोहन मल्होत्रा, चूंकि तुम स्वीकार करते हो, तो मैं, जयपुर मीडिया के अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से, अब घोषणा करता हूं कि तुम अब जयपुर मीडिया के उप महाप्रबंधक नहीं हो। बर्खास्तगी। नीचे बैठी भीड़ हैरान थी, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे क्योंकि वे मंच पर रोहन मल्होत्रा को देख रहे थे। अभी अभी उन्होंने सब देखा था। रोहन मल्होत्रा की कायरता का क्षण अंतिम कार्य को निपटाने के लिए था। बाद में उन्होंने कठोर होना चुना, समर्पण के बजाय मृत्यु को चुना। उन्होंने अपने कर्मचारियों और स्वयं के साथ सही किया था। रोहन मल्होत्रा एक असली पुरुष थे, एक सच्चे पुरुष। कई लोगों ने चुपके से उन्हें अंगूठा दिखाया। आज से तुम, विजय सिंह ने कठोरता से कहा। वे रोहन मल्होत्रा को निलंबित करने वाले थे। हालांकि इससे पहले कि विजय सिंह अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक संगीत की एक धुन शुरू हो गई। किसी का फोन बज रहा था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में, इतने महत्वपूर्ण समय पर, यह किसका फोन था? विजय सिंह को गुस्से का एक झटका महसूस हुआ, केवल ये देखने के लिए कि वह युवक जो उनके साथ आया था, वह अपना फोन निकाल रहा था। वे तुरंत नाराज हो गए, लेकिन फिर उनका अपना फोन भी बजने लगा। विजय सिंह ने अपना फोन निकाला, उस पर एक नजर डाली, और उनका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। इस बात की परवाह किए बिना कि वे मंच पर थे, उन्होंने तुरंत कॉल का जवाब दिया, थोड़ा मुड़कर एक विनम्र और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ, और धीमी आवाज में बोले, यह विजय हैं। श्रीलाल, आपके लिए क्या निर्देश हैं? फोन पर बात करते समय विजय सिंह का चेहरा कई तरह के बदलावों से गुजरा, अविश्वसनीय रूप से गतिशील। आश्चर्य, सदमा, अविश्वास, असंभावना, उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। 2 मिनट से भी कम समय में विजय सिंह ने फोन काट दिया। जब उन्होंने फिर से रोहन मल्होत्रा की ओर देखा, उनका चेहरा कुछ सेकंड के लिए जटिल था, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह एक सौम्य मुस्कान निकाल ली। आज से, श्री रोहन मल्होत्रा, आप अब जयपुर मीडिया के उप महाप्रबंधक नहीं हैं, बल्कि महाप्रबंधक। बधाई हो। विजय सिंह की मुस्कान गर्म और उत्साहपूर्ण थी। हालांकि जब वे सौरभ चटर्जी की ओर मुड़े, मुस्कान गायब हो गई, और उनकी आवाज ठंडी हो गई। सौरभ चटर्जी, अफेयर्स डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार, आज से आप जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक नहीं हैं। आपके विशिष्ट कर्तव्यों को निलंबित किया जाता है, लेकिन आपका पद बना रहता है। सौरभ चटर्जी, निलंबित। विजय सिंह के एक वाक्य के साथ पूरी भीड़ अवाक रह गई। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ, और लोग अभी तक उबर नहीं पाए थे। जयपुर मीडिया में एक समुद्री परिवर्तन आ गया था। अध्याय 406, पूरे दर्शकों को चौंकाना _1। पूरा पहला सम्मेलन कक्ष मृत सन्नाटे में डूबा हुआ था। 100 से अधिक लोग, उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, सभी आंखें फटी की फटी रह गईं, अवाक और स्थिर होकर खड़े थे। घटनाओं का मोड़ इतना अचानक था कि हर कोई अभी तक इसे पकड़ नहीं पाया था, और उनके दिमाग बस क्रैश हो गए थे। काफी देर बाद किसी ने अंततः अपनी आवाज धीमी की, अविश्वास में चिल्लाते हुए, क्या मुझे अभी भ्रम हुआ, या मैंने सुना? श्री सौरभ निलंबित हैं, और श्री रोहन को हमारी कंपनी का महाप्रबंधक बनाया गया है। बोलने के बाद उस व्यक्ति ने जोर से निगल लिया। मुझे लगता है, मुझे भी भ्रम हुआ, शायद इसलिए कि मैं हाल ही में बहुत व्यस्त, बहुत थका हुआ हूं, मुझे अच्छे आराम की जरूरत है। भ्रम होना गंभीर बात है, खासकर इस तरह की चीज के बारे में भ्रम होना। जिस व्यक्ति से पूछा गया, उसने भी जोर से निगल लिया। मैंने भी सुना कि श्री सौरभ निलंबित हैं। मैंने सुना कि श्री रोहन अब महाप्रबंधक हैं। हे भगवान, ये सामूहिक भ्रम नहीं हो सकता। श्री सौरभ हट गए, श्री रोहन ऊपर आए, ये सच है। जयपुर मीडिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। एक या दो लोगों के फुसफुसाते सवालों से लेकर 100 से अधिक लोगों की एक साथ चीख पुकार तक, बस कुछ सेकंड में, पूरा पहला सम्मेलन कक्ष एक पानी के बर्तन की तरह उबलने लगा, तुरंत उबलने के बिंदु तक पहुंच गया। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, तर्कहीन। भीड़ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब से विजय सिंह आए, उनका रोहन मल्होत्रा के प्रति रवैया प्रतिरोध का था, यहां तक कि यह हल्के तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे वे सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश का पक्ष ले रहे हों। फिर भी, अंत में, जिस व्यक्ति को उन्होंने निलंबित घोषित किया, वह रोहन मल्होत्रा नहीं, बल्कि सौरभ चटर्जी थे। ये कैसे संभव हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं था। ये वास्तव में हुआ था। प्रबंधकों और सुपरवाइजरों की बड़बड़ाहट तेज होती गई, लगभग छत को उड़ा देने वाली। इस तरह के अनुशासनहीन, बेलगाम तरीके में, यदि यह कोई और दिन होता, तो सौरभ चटर्जी निस्संदेह मेज पर जोर से थपथपाते और गुस्से में दहाड़ते। शायद उन्होंने मानव संसाधन निदेशक को बोनस काटने या जुर्माना लगाने का काम भी सौंपा होता। लेकिन अभी, सौरभ चटर्जी को मंच के नीचे हो रही किसी भी चीज की परवाह करने का कोई मन नहीं था।
वे एक पल के लिए सदमे में खड़े रहे, एक कुरूप मुस्कान निचोड़ते हुए, और उन्मत्त रूप से विजय सिंह से बोले, वरिष्ठ नेता, आपने गलती कर दी। जिसके बारे में बात हो रही है वह रोहन मल्होत्रा है, मैं नहीं। समूह उनकी जांच कर रहा है, उन्हें कैसे पदोन्नति दी जा सकती है। यहां तक कि अगर किसी को पदोन्नति दी जानी है तो मैं क्यों निलंबित हूं। सौरभ चटर्जी उलझन में थे, पागलपन की हद तक। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सजा उन्हें क्यों दी जा रही थी। समस्या वाला व्यक्ति रोहन मल्होत्रा था और जिसे दंडित किया जाना चाहिए वह रोहन मल्होत्रा ही होना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी जंगली खिंचाव से उनके और चंद्र प्रकाश द्वारा रोहन मल्होत्रा के खिलाफ रची गई साजिश उजागर हो गई थी, और मान लीजिए सौरभ चटर्जी ने क्षणिक निर्णय की भूल स्वीकार की थी, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि उनकी महाप्रबंधक की स्थिति को सीधे छीन लिया जाए। किस आधार पर? सौरभ चटर्जी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अभी अभी मुझे अधिकारी लाल का फोन आया था। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा, कोई गलती नहीं हुई। विजय सिंह ने फुसफुसाते हुए अपने पसंदीदा श्री सौरभ के प्रति सहानुभूति के साथ कहा, यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप निश्चित रूप से अपील कर सकते हैं। मैं आपकी ओर से उन्हें सूचित करूंगा, अफेयर्स ऑफिसर से प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहूंगा। विजय सिंह ने और कहा, लेकिन सौरभ चटर्जी अब सुन नहीं रहे थे। वे अपनी सीट पर बैठ गए, जैसे पत्थर बन गए हों, उनकी आंखें खाली थीं। अभी अभी आया फोन, क्या वह ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी लाल का था? उनका निलंबन वास्तविक था। अल्पविराम। सौरभ चटर्जी का दिमाग उलझन की स्थिति में था, वे बस समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्हें बस इतना पता था कि वे खत्म हो गए थे। यदि उन्हें इस तरह निलंबित किया जा सकता है तो आगामी 5 साल की मूल्यांकन भी बर्बाद थी। अपने भटकाव में सौरभ चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा को देखा। रोहन मल्होत्रा ने शांत और उदासीनता से वापस देखा, बिना किसी सहानुभूति के संकेत के। सौरभ चटर्जी की नज़र में रोहन मल्होत्रा का भाव स्पष्ट रूप से एक संदेश दे रहा था, ये तुम्हारी अपनी करनी है। ये वही था, ये निश्चित रूप से रोहन मल्होत्रा की करतूत थी। सौरभ चटर्जी को एक ठंडी दहशत महसूस हुई, सदमे और गुस्से का उथल पुथल। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि रोहन मल्होत्रा ने ये कैसे किया, लेकिन उन्हें पता था कि सब कुछ रोहन मल्होत्रा से संबंधित होना चाहिए। मैंने उसे क्यों उकसाया? सौरभ चटर्जी को अचानक पछतावा हुआ, गहरा पछतावा। एक तरफ चंद्र प्रकाश अवाक थे, उनका मुंह इतना खुला था कि उसमें पूरा बतख का अंडा समा सकता था। वे खाली नजरों से सौरभ चटर्जी को देख रहे थे, फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से विजय सिंह को, फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से रोहन मल्होत्रा को। वे पूरी तरह से अवाक थे, समझ नहीं पा रहे थे। आखिर हुआ क्या था? वास्तव में केवल सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ही नहीं थे जो बेखबर थे, यहां तक कि स्वयं विजय सिंह भी हैरान थे। उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब भाव था। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? जैसे ही वे इस श्री रोहन से निपटने वाले थे, नियुक्ति आ गई। और यह स्वयं अफेयर्स ऑफिसर लाल ने फोन करके बताया था। अल्पविराम। क्या ये हो सकता है? रोहन मल्होत्रा का समर्थक अधिकारी लाल था। विजय सिंह का दिमाग धम से गया, जैसे कोहरा छट गया हो और नीला आकाश दिखाई दे गया हो, और उन्हें एक प्रबोधन महसूस हुआ। अधिकारी लाल ने उनसे पूछा था कि क्या रोहन मल्होत्रा के साथ कुछ गलत है, लेकिन क्या ये वास्तव में जांच थी? क्या यही था नेता का मतलब? अल्पविराम। या क्या नेता चाहते थे कि वे रोहन मल्होत्रा को उस षड्यंत्र से मुक्त करें जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या कोई षड्यंत्र था? निश्चित रूप से एक होना चाहिए। यहां तक कि अगर नहीं था तो अब होना चाहिए। नेता ने व्यक्तिगत रूप से श्री रोहन की पदोन्नति का आदेश दिया और सौरभ चटर्जी को निलंबित करने का आदेश दिया। क्या ये रवैया काफी स्पष्ट नहीं है? विजय सिंह को अचानक कुछ हद तक नेता की अच्छी मंशा समझ में आए और उन्होंने उत्साह का एक झटका महसूस किया। यदि कोई नेता किसी को पदोन्नति देना चाहता है तो वह अनिवार्य रूप से उन्हें खुद को साबित करने का अवसर देगा। ये है नेता का मुझ पर भरोसा। मेरा मौका शायद आ गया है और वह इसी व्यक्ति के साथ है। विजय सिंह ने इसे समझ लिया था, स्पष्ट समझ लिया था। जब उन्होंने फिर से रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी नजरें व्यवहारिक रूप से चमक रही थीं, जैसे कि वे रोहन मल्होत्रा को एक अमूल्य खजाने, एक प्यारे प्रिय की तरह मान रहे हों। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह उनका भविष्य था। अल्पविराम। विजय सिंह की सहायक प्रिया शर्मा ने भी उत्सुकता से रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। अल्पविराम। नीचे गौतम दास, शिवयू और दोनों विभागों के सभी प्रबंधक इतने उत्साहित थे कि वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। श्री रोहन जीत गए थे। वे जीत गए थे। मंच पर लक्ष्मी वर्मा भी हैरान थी, उनके नाजुक होंठ ओ आकार में बन गए थे। लेकिन फिर वे मुस्कुराईं। रोहन महाप्रबंधक बन गए थे। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उन्हें नहीं पता था, न ही उनकी परवाह थी। उन्हें बस इतना पता था कि उनके रोहन जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक बन गए थे। सौरभ चटर्जी को निलंबित कर दिया गया था। मैं तुमसे पूछती हूँ, अब उसे कौन फंसा सकता है? अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग निष्पक्ष है। लक्ष्मी वर्मा के दिल में केवल यही विचार था।
वे सीधी खड़ी थी, उनकी नज़र असीम कोमलता के साथ रोहन मल्होत्रा को देख रही थी। अल्पविराम। पूरा कक्ष गूंज रहा था, फिर भी रोहन मल्होत्रा शांत रहे। उनका यह व्यवहार नजर रखने वालों की आंखों में एक और दौर की अटकलों और अनगिनत अनुमानों को जन्म दे रहा था। वास्तव में रोहन मल्होत्रा के लिए उत्साहित होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, ये पदोन्नति उन्होंने स्वयं के लिए रची थी। इसमें आश्चर्य की क्या बात थी? ये देखकर कि दृश्य कुछ हद तक अनियंत्रित हो गया था, रोहन मल्होत्रा को लगा कि अब नियंत्रण लेने का समय है। उन्होंने कक्ष का सर्वेक्षण किया, अपना हाथ उठाया और धीरे से 2 बार ताली बजाई, अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, कृपया शांत हो जाए। ये शब्द जैसे महान जादू से युक्त थे। कुछ ही क्षण पहले तूफानी सम्मेलन कक्ष तेजी से शांत हो गया, आश्चर्यजनक गति के साथ। रोहन मल्होत्रा बिना माइक्रोफोन का उपयोग किए एक ऐसी आवाज में बोले जो जोरदार नहीं थी, फिर भी उसमें इतना प्राधिकार था। ये कुछ और नहीं था, वे अब जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक थे। ये थी उनके पद की शक्ति। उनका शब्द कानून था। अध्याय 407 आज का बड़ा दृश्य _1। पूरा पहला सम्मेलन कक्ष एक बार फिर पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया था। सभी की नजरें रोहन मल्होत्रा पर केंद्रित थीं, जो हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गए थे। आज से जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक मल्होत्रा नाम का है। चाहे सम्मान के कारण हो या भय के, ये प्रसिद्ध महाप्रबंधक रोहन सभी को सांस रोके और स्थिति को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने आज सभी को यहाँ 3 मामलों के लिए बुलाया है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी गला साफ किया और भीड़ को संबोधित किया। पहला, आइए हम सूर्यवंश समूह के ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट के नेता का स्वागत करें, श्री विजय सिंह। रोहन मल्होत्रा ने तालियां बजाने की शुरुआत की और नीचे की भीड़ ने इसका अनुसरण किया। विजय सिंह ने जल्दी से एक मुस्कान दिखाई। तालियां 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चली कि रोहन मल्होत्रा ने अपने हाथ से इशारा किया और कक्ष शांत हो गया। विजय कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाले थे। वह क्षण बीत चुका था। विजय हक्के बक्के रह गए, फिर एक शर्मीली मुस्कान दी और अपना मुंह बंद कर लिया। फिर भी विजय ने रोहन मल्होत्रा के कार्यों के प्रति अभूतपूर्व धैर्य दिखाया, बिना किसी नाराजगी या गुस्से के संकेत के। दूसरा, मेरी नियुक्ति की घोषणा करना है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचानक तालियों का एक जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे गड़गड़ाहट की गर्जना। मंच पर लक्ष्मी वर्मा और नीचे गौतम दास, शिवयू और दोनों विभागों के प्रबंधकों के गाल उत्साह से लाल हो गए थे, क्योंकि वे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। ऐसा उत्साह पूरी भीड़ को प्रेरित कर रहा था, क्योंकि सभी ने उन्मत्त रूप से तालियां बजाईं, इस डर से कि उनकी अपनी तालियां नए नेता को नाराज करने के लिए पर्याप्त उत्साही नहीं थीं। रोहन मल्होत्रा ने भीड़ को शांत करने के लिए इशारा करने की कोशिश की, लेकिन असामान्य रूप से इस बार यह काम नहीं किया। इस मामले में दर्शकों ने खुलेआम नए नेता की इच्छा का उल्लंघन किया। जैसा कि कहावत है, कोई मुस्कुराते चेहरे को थप्पड़ नहीं मारता, कोई भी अतिरिक्त विनम्रता से नाराज नहीं होगा। कई मिनट की तालियों के बाद और पहले की कमजोर तालियों के विपरीत विजय सिंह को थोड़ा अटपटा लगा, फिर भी वे अपनी मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहे और तालियों में शामिल हो गए। इसका कारण और कोई नहीं बल्कि रोहन मल्होत्रा थे, जो बहुत संभवतः उनके भविष्य की कुंजी हो सकते थे। अपने भविष्य से संबंधित होने पर कौन परेशान होगा? चंद्र प्रकाश बेचैन और चिंतित थे, जैसे कि सुइयों पर बैठे हों, स्थिर बैठ नहीं पा रहे थे, फिर भी जाने का कोई कारण नहीं था, वे भी तालियों में शामिल हो गए। सौरभ चटर्जी एक हवा निकल चुके गुब्बारे की तरह दिख रहे थे, सिर झुकाए हुए, जानबूझकर अपने आसपास के शोर को नजरअंदाज करते हुए। उनकी आंखें अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं, विचारों में खोए हुए। रोहन मल्होत्रा ने एक बार फिर शांत होने के लिए इशारा किया। इस बार तालियां आखिरकार रुक गईं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ एक ही कंपनी में काम करना मेरा सम्मान है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में मिलकर कठिन परिश्रम करेंगे, रोहन मल्होत्रा ने कहा। उन शब्दों पर तालियों का एक और गड़गड़ाहट भरा दौर शुरू हुआ। रोहन मल्होत्रा ने कुछ हद तक असहाय मुस्कान दी। महाप्रबंधक होना वाकई अलग था, यहां तक कि कुछ आकस्मिक शब्द भी काफी हलचल पैदा कर सकते थे। अल्पविराम। कुछ प्रयास के बाद तालियां आखिरकार फिर से रुक गईं। रोहन मल्होत्रा ने अब अपने बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे गंभीर हो गए और सौरभ चटर्जी की ओर देखा। तीसरा, ये पूर्व महाप्रबंधक सौरभ चटर्जी के मुद्दे के बारे में है। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने बोला, उनकी नजर सौरभ चटर्जी पर फिसली और चंद्र प्रकाश पर संक्षेप में नजर डाली। चंद्र प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया और वे कांपने लगे। हालांकि रोहन मल्होत्रा की नजर उन पर नहीं रुकी और सौरभ चटर्जी पर केंद्रित रही। सौरभ चटर्जी। रोहन मल्होत्रा ने बिना लाग लपेट के सभी के सामने उनका नाम पुकारा। सौरभ चटर्जी ने भटकाव में ऊपर देखा, रोहन मल्होत्रा को खाली नजरों से देखते हुए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, जिनके पास कभी आदर्श और जुनून था। रोहन मल्होत्रा ने उनकी तारीफ के साथ शुरुआत की, लेकिन तुरंत अफसोस के साथ सिर हिलाया। लेकिन यह अफसोस की बात है, इन वर्षों में सत्ता ने आपको आपका मूल उद्देश्य खो दिया, आपकी धार को कुंद कर दिया,
और आप अब वह श्री सौरभ नहीं रहे जो लड़ने और प्रयास करने की हिम्मत रखते थे, सत्ता के गुलाम बन गए, यहाँ तक कि अपने लिए आप कुछ भी करने से नहीं रुकते। अब आपके जागने का समय है। अब कृपया चले जाएं, रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा। सौरभ चटर्जी का चेहरा चादर की तरह पीला था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी निराशा और अनिच्छा का संकेत दिखाई दे रहा था। वे अपने दुर्भावनापूर्ण दिल पर विचार नहीं करेंगे, केवल रोहन मल्होत्रा के निर्मम कार्यों के लिए नाराजगी पाल रहे थे। सौरभ चटर्जी अब युवा नहीं थे, वे मध्यम आयु तक पहुंच चुके थे। 5 साल का मूल्यांकन उनके लिए उच्च पद तक पहुंचने का आखिरी मौका था, और अब वह चला गया था। सौरभ चटर्जी की आंखों में धीरे धीरे नफरत भरने लगी। एक पल में रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि कुछ शब्द उन्हें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देंगे। सपना देखो। रोहन मल्होत्रा, अगर तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें समूह अफेयर्स डिपार्टमेंट में अदालत में ले जाऊंगा। ये तुम थे जिन्होंने मेरे जयपुर मीडिया में तबाही मचाई, तुमने मेरी पदोन्नति की आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, सौरभ चटर्जी ने दुख और गुस्से की चीख निकाली। इसके अलावा वे विजय सिंह की ओर मुड़े, रोते और गिड़गिड़ाते हुए, पुराने नेता, आपको इस बार मेरे लिए खड़ा होना होगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। चुप करो, यह मेरा मामला कैसे है? विजय सिंह ने देखा कि सौरभ चटर्जी उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा, उनका चेहरा तुरंत बदल गया, और उन्होंने सौरभ चटर्जी के खिलाफ चेहरा मोड़ लिया, थूक उड़ाते हुए और उन्हें रोकने के लिए दहाड़ते हुए। क्या मजाक है? उन्होंने लंबे समय से निष्कर्ष निकाला था कि रोहन मल्होत्रा का असाधारण पृष्ठभूमि है। ये नेताओं द्वारा दिया गया एक अवसर था, और रोहन मल्होत्रा पहले से ही उनकी भविष्य की संभावनाओं का हिस्सा थे। सौरभ चटर्जी उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विजय सिंह चाहते थे कि वे मेज पर रखे उबलते चाय से भरे चैनी मिट्टी के कप को उठाकर सौरभ चटर्जी के सिर पर दे मारें, बस उन्हें बेहोश करने के लिए और खुद को परेशानी से बचाने के लिए। सौरभ चटर्जी, बोलना बंद करो। ये ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट का निर्णय है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो जाकर अपील करो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। सभी की नजरों के सामने विजय सिंह अभी भी खुद को संयमित करने में सक्षम थे। पुराने नेता, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्या आप भी रोहन मल्होत्रा से असंतुष्ट नहीं थे? आपने खुद कहा था, सौरभ चटर्जी ने तुरंत कहा। चुप करो। विजय सिंह ने मेज पर थप्पड़ मारा, नाराज हो गए। ये सौरभ चटर्जी वाकई पागल हो गया था। क्या ये बातें इतनी लापरवाही से कही जाती थीं? खासकर भविष्य की संभावनाओं के सामने। अगर भविष्य की संभावनाएं इसकी किसी उच्च अधिकारी को रिपोर्ट कर दें तो उनकी अपनी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। श्री रोहन, ये सौरभ चटर्जी बकवास कर रहा है, बेतुके बयान दे रहा है। जल्दी से किसी को बुलाओ और उसे बाहर फेंक दो। नहीं, उसे जयपुर मीडिया से बाहर फेंक दो। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। विजय सिंह ने तुरंत रोहन मल्होत्रा से कहा। रोहन मल्होत्रा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी। श्री सौरभ पागल हो गए हैं, कोई जल्दी से श्री सौरभ को बाहर ले जाओ, कंपनी से बाहर। अचानक एक तरफ से एक चीख सुनाई दी। ये चंद्र प्रकाश थे। रोहन मल्होत्रा ने अप्रत्याशित रूप से उनकी ओर देखा। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा की नज़र से बचने की कोशिश की। वे इतने लंबे समय से सुइयों पर बैठे थे और आखिरकार उन्हें कुछ करने को मिला था। स्थिति का विकास पहले ही उनकी कल्पना से परे हो चुका था। शुक्र है, समूह ने उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की थी, और रोहन मल्होत्रा ने उनका उल्लेख नहीं किया था। चंद्र प्रकाश ने अचानक सोचा, शायद ये समय है कि नए महाप्रबंधक के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का। हालांकि यह थोड़ा देर हो चुका था, फिर भी कुछ न करने से बेहतर था। अगर बाद में उल्लेख हुआ तो वे सारा दोष सौरभ चटर्जी पर डाल सकते थे। चंद्र प्रकाश ने जल्दी से लोगों को बुलाया और सौरभ चटर्जी को जबरन बाहर खींच लिया। सौरभ चटर्जी रो रहे थे और हंस रहे थे, गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी उनके एक भी शब्द को समझ नहीं सका। हॉल में मौजूद लोग चुप रहे। सौरभ चटर्जी, उनके लिए सब खत्म हो चुका था। सौरभ चटर्जी को दरवाजे से बाहर भेजने के बाद चंद्र प्रकाश ने चुपके से राहत की सांस ली। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि गलियारे के अंत से लोगों का एक समूह उनकी ओर आ रहा था। उनका नेतृत्व करने वाला विशेष रूप से परिचित था। नहीं हो सकता। चंद्र प्रकाश ने आश्चर्य में अपनी आंखें मली और फिर देखा। आज का दिन और भी तीव्र हो गया था। चंद्र प्रकाश का चेहरा जटिल हो गया। वे जल्दी से उनका स्वागत करने गए। अध्याय 408, चंद्र जयसिंह यहाँ है _1। पहला सम्मेलन कक्ष। सौरभ चटर्जी को चंद्र प्रकाश द्वारा बुलाए गए कई व्यक्तियों द्वारा बाहर ले जाया गया, जो स्वयं भी कक्ष से बाहर चले गए। पूरे सम्मेलन कक्ष का माहौल अब सामंजस्यपूर्ण था। आपकी नियुक्ति पर बधाई, श्री रोहन। विजय सिंह ने रोहन मल्होत्रा की ओर मुस्कुराते हुए बात शुरू की। अभी अभी वह श्री सौरभ हर तरह की बकवास बोल रहे थे। श्री रोहन, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वह बस एक पागल आदमी है। मैं भला क्यों बुरा मानूं? मुझे तो सचिव विजय के समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
सचिव विजय का ये संबोधन विजय सिंह को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जयपुर मीडिया के एक अनुभवी के रूप में मुझे न्याय बनाए रखना चाहिए। बस देखिए कि ये लोग श्री रोहन से कितने प्रभावित हैं। विजय सिंह ने दर्शकों की ओर इशारा किया और मुस्कुराए। ये दिखाता है कि श्री रोहन ने लोगों का दिल कितना जीता है। मुझे सौरभ चटर्जी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को अफेयर्स ऑफिसर लाल के साथ स्पष्ट करना होगा जब मैं वापस जाऊं। हम श्री रोहन की प्रतिभा को धूमिल नहीं होने दे सकते। जांच के बारे में क्या? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। वह पहले ही पूरी हो चुकी है। विजय सिंह ने दृढ़ता से घोषणा की, रिपोर्ट और बाकी सब कुछ मुझे सौंप दें। भाई, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विजय सिंह अब खुलेआम गठजोड़ की कोशिश कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। विजय सिंह के रवैये में बदलाव पर उनकी प्रतिक्रिया में आश्चर्य का कोई संकेत नहीं था। परिवर्तन से अविचलित, उचित रूप से जवाब देने में सक्षम। वास्तव में असाधारण, जाहिर तौर पर एक शक्तिशाली समर्थन वाला व्यक्ति। विजय सिंह चुपके से आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि रोहन मल्होत्रा के पीछे कौन सा सर्वशक्तिमान व्यक्ति खड़ा था। ये जिज्ञासा केवल विजय सिंह तक सीमित नहीं थी। इस समय ग्रेटर इंडिया रीजन के अफेयर्स डिपार्टमेंट के कार्यालय में अफेयर्स ऑफिसर लाल और भी उत्सुक थे। कॉर्पोरेट सिस्टम के माध्यम से रोहन मल्होत्रा से संबंधित हर जानकारी के टुकड़े को इकट्ठा कर रहे थे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। खेदजनक रूप से परिणाम बहुत कम थे, या बल्कि कोई परिणाम ही नहीं था। ये रोहन मल्होत्रा, ऐसा लगता है जैसे वह पत्थर की दरार से निकल आया हो। क्या वह वाकई सन वुकॉन का पुनर्जनन हो सकता है? अकेले में अधिकारी लाल ने खुद से बड़बड़ाया। सन वुकॉन एक पत्थर से निकला था और उसके पास भी एक महत्वपूर्ण समर्थन था। ये रोहन मल्होत्रा भी कुछ अलग नहीं था। विजय सिंह को किया गया फोन कॉल उन्होंने स्वयं किया था, जिसमें रोहन मल्होत्रा को जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक बनाने और पूर्व महाप्रबंधक को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन यह आदेश उनसे शुरू नहीं हुआ था। कोई भी अफेयर्स ऑफिसर, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। यहां तक कि ग्रेटर इंडिया रीजन का महाप्रबंधक भी बिना किसी कारण के एक सहायक कंपनी के महाप्रबंधक को बर्खास्त नहीं कर सकता था। फिर भी इस बार अकथनीय रूप से कोई कारण नहीं था। अफेयर्स ऑफिसर लाल को ऊपर से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था, एक और उच्च प्राधिकारी से आदेश। यह अविश्वसनीय था। ये सोचना कि इतने उच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति ग्रेटर इंडिया रीजन के तहत एक छोटी सहायक कंपनी पर ध्यान देगा, यह न केवल एक दूर का संबंध था, ये लगभग अप्राप्य लगता था। इस रोहन मल्होत्रा के पास ऐसी प्रभावशाली ताकत है, जो हमारे ग्रेटर इंडिया रीजन की एक छोटी सहायक कंपनी में छिपा हुआ है। लगता है मुझे अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहना होगा, अधिकारी लाल ने खुद से कहा। जब वह सज्जन देश में लौटेंगे, मुझे उन्हें विस्तार से रिपोर्ट करना होगा। अल्पविराम। इस समय विजय सिंह रोहन मल्होत्रा के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए दृढ़ थे। इसके प्रति रोहन मल्होत्रा विरोधी नहीं थे। शुरुआत में गौतम दास की चापलूसी के कारण रोहन मल्होत्रा ने लगभग एक महत्वपूर्ण कर्मचारी को निकाल दिया था, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने समय रहते अपनी गलती को समझ लिया था। उस क्षण से रोहन मल्होत्रा समझ गए थे, मनुष्य जटिल हैं, केवल एक पहलू के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए वर्तमान सचिव विजय सिंह। रोहन ने केवल उनकी चालाक, स्वार्थी और अहंकारी पक्ष देखा था, लेकिन चूंकि वे अफेयर्स डिपार्टमेंट में सचिव का पद हासिल कर सकते थे, उनके पास कुछ अच्छे गुण भी होने चाहिए। अब जब वे उत्साहपूर्वक अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, रोहन मल्होत्रा उन्हें सीधे तौर पर खारिज नहीं करेंगे। दोनों बातचीत के बीच में थे। सम्मेलन कक्ष के दरवाजे अचानक बाएं और दाएं खुल गए क्योंकि उन्हें पूरी तरह से धक्का देकर खोला गया था, शोर शराबे से रोहन मल्होत्रा और विजय सिंह को सतर्क करते हुए, जिन्होंने अपनी बातचीत रोककर उस ओर देखा। रोहन मल्होत्रा तुरंत हक्के बक्के रह गए। 8 या 9 काले सूट वाले अंगरक्षक एक साथ अंदर आए, एक ऐसा दृश्य जो किसी माफिया बॉस के आगमन का संकेत देता था। और वास्तव में यह एक बड़ा शख्स था जिसे दोनों जानते थे, चंद्र जयसिंह। वे यहाँ क्यों आए थे? रोहन मल्होत्रा हैरान थे। चंद्र जयसिंह के बगल में चंद्र प्रकाश को असहज देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह एक जानबूझकर नियोजित उपस्थिति थी। रोहन मल्होत्रा ने अपनी आंखें थोड़ा सिकुड़ा। हालांकि जयपुर मीडिया जयपुर शहर में था और जयपुर शहर राजस्थान प्रांत से संबंधित था, और राजस्थान प्रांत के सभी औद्योगिक समूह इस चंद्र जयसिंह के नियंत्रण में थे, दोनों इकाइयों को पूरी तरह से असंबंधित कहा जा सकता था। जयपुर मीडिया सीधे ग्रेटर इंडिया रीजन समूह के अधीन था, न कि चंद्र जयसिंह के अधिकार क्षेत्र में। उनके पास जयपुर मीडिया में आकर लोगों को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। खासकर अब, जब ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट से विजय सिंह मौजूद थे, क्या चंद्र जयसिंह को हितों के टकराव से बचना नहीं पता था? रोहन मल्होत्रा अत्यंत उत्सुक थे। चंद्र जयसिंह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत वे एक पुराने, चालाक व्यक्ति थे जिनका दिमाग तेज था। जैसे ही चंद्र जयसिंह और उनका दल अंदर आया, कक्ष में मौजूद सभी प्रबंधक और निदेशक हक्के बक्के रह गए।
क्या वह श्री जयसिंह नहीं हैं, जो राजस्थान प्रांत के क्षेत्रीय उद्योग के प्रमुख हैं? वे यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, जयपुर मीडिया उनके प्रबंधन के अधीन नहीं आता, और हमारा आमतौर पर एक दूसरे से ज्यादा लेना देना नहीं है ना? वे इस दिन आते हैं। कुछ तो बात होगी। अल्पविराम। प्रबंधक और निदेशक आपस में धीमी आवाज में बड़बड़ाए। चंद्र जयसिंह विचलित दिखे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी नजर चारों ओर घूम रही थी। चंद्र प्रकाश का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। उन्हें अपने चाचा को यह बताने का मौका नहीं मिला था कि हवा का रुख बदल चुका है। शुरुआत में, जब उन्हें पता चला कि विजय सिंह आ रहे हैं, उन्होंने एक संक्षिप्त क्षण में अपने चाचा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनके चाचा पास में होंगे और वास्तव में यहाँ आ जाएंगे। गलियारे में चंद्र जयसिंह को केवल एक वाक्य कहने का समय मिला था, मैं यहाँ एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ, और वैसे ही तुम सबके लिए समर्थन दिखाने। चंद्र प्रकाश को और कुछ कहने का समय नहीं मिला था इससे पहले कि चंद्र जयसिंह आत्मविश्वास से आयोजन स्थल की ओर बढ़ गए। ये मुसीबत पैदा कर सकता था। चंद्र प्रकाश का चेहरा कड़वा था और उन्होंने तुरंत रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। दूर से ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन रोहन मल्होत्रा का चेहरा भावहीन लग रहा था। फिर भी उनका भावहीन चेहरा न तो खुशी और न ही गुस्सा दिखाते हुए उतना ही डरावना था। याद करें कि उन्होंने सौरभ चटर्जी को कैसे नीचे उतारा था। बिल्कुल वैसे ही, क्या वह मुझ पर भी ऐसा ही चेहरा बनाएंगे? पागल सौरभ चटर्जी के बारे में सोचते हुए चंद्र प्रकाश को अब वास्तव में रोहन मल्होत्रा से थोड़ा डर लगने लगा था। दुर्भाग्य से सभी की नजरों के सामने उनके पास अपने चाचा को रोकने का कोई तरीका नहीं था। चंद्र जयसिंह की नजर भीड़ पर घूमी और जल्दी से चमक उठी, दूसरों को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही उन्होंने विजय सिंह को देखा। हा सचिव विजय, हमारी मुलाकात को काफी समय हो गया है। चंद्र जयसिंह गर्मजोशी से हंसे और पास आए, उनका चेहरा उत्साह से भरा था। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने आपके लिए स्वागत समारोह आयोजित किया है, और मैं यहाँ मस्ती में शामिल होने आया हूँ। यह एक निजी स्वागत है, तो अपने पुराने भाई को दोष मत देना। हाँ। उन्हें देखते ही विजय सिंह ने शुरू में एक मुस्कान दी, लेकिन रोहन मल्होत्रा के चेहरे को देखते हुए विजय सतर्क हो गए। रोहन मल्होत्रा बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, स्पष्ट रूप से चंद्र जयसिंह को पहचानते थे, लेकिन उनका चेहरा ठंडा था। इन दोनों के बीच कोई समस्या थी। विजय तुरंत रुक गए। एक गलत कदम और भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं हो सकता। अध्याय 409, वह नहीं, मैं हूं। _1। विजय सिंह, वह कौन है? जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक के पूर्ववर्ती। उनके शासनकाल के दौरान इसे जयपुर मीडिया का अंधकार युग कहा जाता था। हर कोई इसके बारे में जानता था, लेकिन वे एक और बात को नजरअंदाज कर देते थे। वह ये कि जयपुर मीडिया के अंधकार युग के दौरान इसने 5 वर्षों तक प्रदर्शन में उच्च स्थान का दावा किया। अन्यथा, विजय सिंह मंत्रालय अफेयर्स, ऑडिट टीमों और अनगिनत जासूसी नजरों की निगरानी में 5 वर्षों तक असाधारण मूल्यांकन का ग्रैंड स्लैम हासिल नहीं कर सकते थे। अहंकारी रवैया और असीमित घमंड केवल विजय सिंह का अपने अधीनस्थों के प्रति रवैया था। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस करते थे जो उनके विचार के योग्य हो, तो वे कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, और उनकी अंतर्दृष्टि आश्चर्यजनक थी। बस एक नज़र में विजय सिंह ने तय कर लिया कि रोहन मल्होत्रा और चंद्र जयसिंह के बीच कुछ गड़बड़ थी। विजय सिंह अचानक अपने कदमों पर रुक गए, उनकी मुस्कान गायब हो गई। चंद्र जयसिंह के सामने, जो पूर्ण मुस्कान के साथ आ रहे थे और इस तरह के माहौल में अपनी गर्मजोशी प्रदर्शन करने की हिम्मत कर रहे थे, विजय सिंह ने एक पल में ही एक सोचा समझा निर्णय लिया। चंद्र जयसिंह अत्यधिक उत्साह के साथ आए, केवल यह पाने के लिए कि विजय सिंह का रवैया कुछ हद तक ठंडा था, यहां तक कि एक दूरी बनाए रख रहा था। पुराने विजय के साथ क्या हो गया? नकारात्मक प्रभाव से डर रहे हैं, संदेह से बच रहे हैं। बकवास। चंद्र जयसिंह को विश्वास नहीं था कि विजय सिंह सहायक कंपनियों का दौरा करते समय इन मामलों की परवाह करेंगे। तो ये श्री चंद्र हैं। जयपुर मीडिया में आपका आना काफी दुर्लभ है। विजय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया, विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। दुर्लभ? हा, आप गलत समझे। यहाँ आप मेहमान हैं। चंद्र जयसिंह ने उत्साहपूर्वक उनका हाथ जोर से हिलाया, अपनी गर्मजोशी दिखाते हुए। चंद्र जयसिंह के आश्चर्य में विजय सिंह ने एक संक्षिप्त हिलाने के बाद अपना हाथ खींच लिया, किसी महिला से भी ज्यादा शर्मीले। चंद्र जयसिंह हक्के बक्के रह गए और फिर हंसे, दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए, श्री सौरभ कहाँ हैं? आज मुझे उनसे खाने के लिए आग्रह करना होगा और सचिव विजय के साथ छापे लेना होगा। चंद्र जयसिंह का दौरा संदेह से बचने के बजाय स्वाभाविक रूप से उनका अपना एजेंडा था। आखिरकार उनके द्वारा पर्यवेक्षित कंपनी और जयपुर मीडिया दोनों एक ही कॉर्पोरेट समूह के अधीन थे। थोड़ा घुलना मिलना कोई समस्या नहीं थी। पहले घुलने मिलने में रुचि न रखने के कारण चंद्र जयसिंह अपनी गरिमा पर अड़े रहते थे और उन्हें यह भी अर्थहीन लगता था। लेकिन चंद्र प्रकाश के लिए रणनीतियां तैयार करने के बाद उन्हें अचानक एक नया विचार आया।
चंद्र जयसिंह का दौरा विजय सिंह से मिलने के बहाने ये भी दिखाने के लिए था कि सौरभ चटर्जी को पता चले कि पुराने विजय उनके परिचित हैं और उनके पास, चंद्र जयसिंह के पास, समूह के भीतर एक और बड़ा नेटवर्क है जो सौरभ चटर्जी का उनके साथ सहयोग करने का आत्मविश्वास बढ़ाए। चंद्र जयसिंह तेजी से आश्वस्त हो रहे थे कि सौरभ चटर्जी को बढ़ावा देना, बदले में पुराने सौरभ के चंद्र प्रकाश के समर्थन के लिए, एक लाभकारी सौदा था। ये भी चंद्र जयसिंह के यहाँ आने का उद्देश्य था। चंद्र जयसिंह के खुलेआम आने का एक कारण था। ऑडिट टीम छायाओं में छिपी थी, उनकी रक्षा से परे, इसलिए खुलेआम, गरिमापूर्ण और सीधे सीधे आना बेहतर था। जब चंद्र जयसिंह हंगामा कर रहे थे, उन्हें सौरभ चटर्जी नहीं दिखे, लेकिन उन्हें एक ऐसा चेहरा दिखा जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। रोहन मल्होत्रा। चंद्र जयसिंह की आंखें सिकुड़ गईं। क्या वह अभी भी यहाँ है? श्री चंद्र, देखना बंद करें, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हुए कहा। श्री सौरभ अभी अभी गए हैं और इसके अलावा उन्हें ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? चंद्र जयसिंह ने भौहें चढ़ाईं। वे अब जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक नहीं हैं, रोहन मल्होत्रा ने कहा। सौरभ चटर्जी अब जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक नहीं हैं। चंद्र जयसिंह हक्के बक्के रह गए और हंसने लगे। क्या मजाक है? बस 1 घंटे पहले जब चंद्र प्रकाश ने उन्हें मैसेज किया था, सौरभ चटर्जी विजय सिंह का स्वागत कर रहे थे। और अब वे महाप्रबंधक नहीं थे। वे किसे बेवकूफ बना रहे थे? रोहन मल्होत्रा, मुझे पता है कि तुम झूठ से भरे हो, बहुत चालाक। चंद्र जयसिंह ने फुफकारा। उनके पास इस तथ्य का बहुत अनुभव था। रोहन मल्होत्रा अपनी बात पर अड़े रहे, बंदर से भी ज्यादा चिकने। विजय, आपको इस रोहन मल्होत्रा के साथ सावधान रहना होगा। वह कभी भी विश्वसनीय बात नहीं कहता। मुझे पता है कि आप यहाँ उनकी जांच करने आए हैं। आपको सावधान रहना होगा कि उनके जाल में न फंस जाएं। आपको सौरभ चटर्जी और श्री प्रकाश की बातें ज्यादा सुननी चाहिए और उनकी बकवास पर कम समय बर्बाद करना चाहिए। चंद्र जयसिंह ने दयापूर्वक विजय सिंह को चेतावनी दी। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया लेकिन बीच में नहीं बोला। विजय सिंह की भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। पास में खड़े चंद्र प्रकाश का चेहरा तेजी से परेशान दिख रहा था। उन्होंने बार बार चंद्र जयसिंह को अर्थपूर्ण नजरें दी और यहां तक कि धीरे से खांसा। खेदजनक रूप से, चंद्र जयसिंह ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। श्री चंद्र, अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखें। विजय सिंह ने रोहन मल्होत्रा की ओर एक नजर डाली और थोड़े कठोर स्वर में बोले। तब जाकर चंद्र जयसिंह ने अजीब माहौल को नोटिस किया। उन्होंने संदेह भरी नजरों से विजय सिंह को देखा, फिर अपने बगल में चेहरा बना रहे चंद्र प्रकाश को। क्या हो रहा है, प्रकाश? चंद्र जयसिंह ने पूछा। चंद्र प्रकाश जवाब देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रोहन मल्होत्रा से मिली, उन्होंने तुरंत सिर झुका लिया। उनकी आंखें घबराहट से भरी थीं। वे डर गए थे। दिन के अप्रत्याशित घटनाक्रम ने चंद्र प्रकाश को एक ठंडी सनसनी दे दी थी। भले ही वे एक महान परिवार से आए थे और उनके पीछे असाधारण शक्ति थी, अपने बड़ों के वादों के बिना वे वास्तव में रोहन मल्होत्रा का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां तक कि चंद्र जयसिंह की मौजूदगी में भी। क्या उन्हें विजय सिंह का अजीब रवैया नजर नहीं आया था? ये स्पष्ट रूप से मल्होत्रा उपनाम वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में था। मैंने आपको पहले ही बताया, श्री चंद्र। रोहन मल्होत्रा हंसे। आप मुझ पर एक बार भी भरोसा क्यों नहीं कर सकते? सौरभ चटर्जी पहले ही चले गए हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो शायद आपको भी जाना होगा। इसके अलावा, वे अब जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक नहीं हैं। अगर वे महाप्रबंधक नहीं हैं, तो क्या ये संभव है कि आप हैं? चंद्र जयसिंह ने तंज कसा। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, चंद्र जयसिंह ने कक्ष में एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। सभी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। चंद्र जयसिंह हैरान थे। आप सही हैं, मैं ही हूं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री चंद्र वास्तव में अत्यंत सूझबूझ वाले हैं, पहले ही प्रयास में सही अनुमान लगाया। रोहन मल्होत्रा की आवाज ऐसी थी जैसे वे किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हों। चंद्र जयसिंह अवाक रह गए, रोहन मल्होत्रा को आंखें फाड़कर देखते हुए। उनके चेहरे पर अविश्वास लिखा हुआ था। आपके आने से ठीक पहले, श्री सौरभ को सचिव विजय ने निलंबित कर दिया था। रोहन मल्होत्रा, श्री रोहन अब जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक हैं। चंद्र प्रकाश ने अपने चाचा को अटपटे ढंग से समझाया। आप इतनी जल्दी में चले गए कि आपने मुझे पूरा सुनने नहीं दिया। चंद्र जयसिंह वहां अवाक खड़े रहे, अभी भी अविश्वास में। सौरभ चटर्जी वाकई हट गए और रोहन मल्होत्रा ने पदभार संभाल लिया। लेकिन क्यों? चंद्र जयसिंह को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुंह खोला, फिर दोबारा खोला, जैसे कोई प्री सेनाइल डिमेंशिया से पीड़ित हो, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। ये सौरभ चटर्जी ही थे जिन्होंने जाल बिछाया था, जिनका स्थिति पर पूरा नियंत्रण था, तो फिर परिणाम ऐसा कैसे हो सकता था? श्री चंद्र, आप दोपहर के भोजन के लिए रुकने का स्वागत है। हम एक दूसरे को जानते हैं और आप अक्सर दौरे पर नहीं आते। मैं श्री रोहन से बात करूंगा और निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आपको वास्तव में अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा।
अगर आप श्री रोहन के प्रति असभ्यता जारी रखते हैं तो कृपया मुझे माफ करें अगर मैं आपके साथ नहीं चलता, विजय सिंह ने फुफकारा। चंद्र जयसिंह ने उन्हें खाली नजरों से देखा, मुंह खुला हुआ, चुप। रोहन मल्होत्रा ने विजय सिंह की ओर मुड़ा। वह रुख उनके अपने लाभ के लिए था, इसलिए उन्हें उसी तरह जवाब देना था। मुझे स्वाभाविक रूप से सचिव विजय को सम्मान देना होगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया। जयपुर वन्हा भवन का खाना बुरा नहीं है, मुझे विश्वास है कि वहां सब कुछ लगभग तैयार है। सचिव विजय, क्या हम चलें? ठीक है, ठीक है, हाँ, विजय सिंह ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्री चंद्र, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रोहन मल्होत्रा ने चंद्र जयसिंह को ज्यादा ईमानदारी के बिना आमंत्रित किया, फिर चंद्र प्रकाश की ओर देखा। श्री प्रकाश, कृपया सभी को तितर बितर कर दें। चंद्र प्रकाश हक्के बक्के रह गए, उनका चेहरा जटिल था, लेकिन अंततः उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अध्याय 410, स्वागत भोज भाग 1। जयपुर मीडिया, सभी प्रबंधकों की बैठक समाप्त हो गई। उपस्थित 100 से अधिक प्रबंधकों और निदेशकों ने जटिल भावनाओं के मिश्रण के साथ अपने अपने विभागों की ओर जल्दी की। बैठक समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कई मुद्दे अभी शुरू हो रहे थे। आज से जयपुर मीडिया ने आधिकारिक तौर पर एक नया पन्ना पलट दिया था। सौरभ चटर्जी को निलंबित कर दिया गया था और रोहन मल्होत्रा को नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये खबर भूकंप और सुनामी की तरह कर्मचारियों के बीच भारी हलचल मचा गई, जिसने कई लोगों को हैरानी में डाल दिया। इसके बाद के पूरे आधे दिन तक निदेशकों से लेकर कर्मचारियों तक कोई भी काम करने के मूड में नहीं था और सभी इस मामले पर उन्मत्त रूप से चर्चा कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा का जवाबी खेल बहुत विचित्र था, किसी भी प्रबंधक या निदेशक को समझ नहीं आया और उन्होंने इसे केवल समूह की सौरभ चटर्जी के प्रति लंबे समय से चली आ रही असंतुष्टि के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये सोचते हुए कि यह उन्हें हटाने का एक जानबूझकर किया गया कदम था। हालांकि समझदार लोगों के लिए ऐसा स्पष्टीकरण हास्यास्पद था। समूह के लिए एक महाप्रबंधक को हटाना इतना सरल नहीं था, इसमें कई जांचों की एक श्रृंखला शामिल होती, जिसमें पहले और बाद में आधिकारिक संचार होता। यह इतना प्रारंभिक और आक्रामक नहीं होता, बिना किसी संकेत या चेतावनी के। मुझे लगता है कि श्री रोहन के पीछे एक शक्तिशाली समर्थक है, किसी ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की। इस अनुमान को कई अन्य लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन श्री रोहन ने पहले कभी किसी समर्थक पर भरोसा नहीं किया, वे हमेशा आत्मनिर्भर रहे हैं। मुझे वाकई नहीं लगा था कि उनके पास इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है। बिल्कुल, ये हंगामा इस स्तर तक बढ़ गया, ये सब श्री सौरभ के इतने आक्रामक होने के कारण, जो लोगों को मृत अंत तक ले जाने पर तुले थे। अब उन्हें पछतावा हो रहा होगा। हाँ, श्री रोहन ने तो अपनी शक्ति भी छोड़ दी थी, लेकिन श्री सौरभ फिर भी उन्हें बख्शने को तैयार नहीं थे, उन्हें मृत अंत तक धकेलना चाहते थे। अब उन्हें केवल खुद को दोष देना है। इसलिए कहा जाता है, हमेशा कुछ जगह छोड़ो ताकि बाद में अच्छे से मिल सकें। अरे, आप लोग उन्हें श्री सौरभ कहना बंद करें, वे अब महाप्रबंधक नहीं हैं। महाप्रबंधक अब श्री रोहन हैं। समझ गए, उन्होंने जवाब दिया। सौरभ चटर्जी, जैसा कि पेड़ गिरता है, बंदर बिखर जाते हैं, जैसे ही व्यक्ति जाता है, चाय ठंडी हो जाती है। बस आधे दिन में जयपुर मीडिया में श्री सौरभ का उल्लेख गायब हो गया था, जिसकी जगह सौरभ चटर्जी नाम ने ले ली थी। अल्पविराम, जब कंपनी में गर्मागर्म चर्चाएं चल रही थीं, रोहन मल्होत्रा विजय सिंह और चंद्र जयसिंह को जयपुर वन्हा भवन की ओर ले जा रहे थे, विजय सिंह के लिए स्वागत भोज की तैयारी कर रहे थे। रास्ते में तीनों पुरुष एक दूसरे के प्रति विनम्र थे, यहाँ तक कि बातचीत और हंसी मजाक भी कर रहे थे, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बन रहा था। चंद्र प्रकाश पीछे पीछे चल रहे थे, कम प्रोफाइल रखते हुए। इस समय चंद्र जयसिंह और विजय सिंह दोनों उनसे उच्च पद पर थे, और रैंक और उम्र दोनों में उनके वरिष्ठ थे। जब बड़ों और वरिष्ठों की बात चल रही हो, तो जूनियर के लिए शिष्टाचार का पालन करना उचित था। हालांकि रोहन मल्होत्रा दोनों पुरुषों के साथ आसानी से हंसते बोलते चल रहे थे। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा की छाया को पीछे से देखा, उनकी आंखों में एक जटिल और विरोधाभासी भाव था। जिस प्रतिद्वंद्वी को उन्होंने कभी तुच्छ समझा था, वह अब ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे वे पकड़ नहीं सकते थे, उनकी पहुंच से कहीं आगे निकल गया था। यह एहसास डरावना था, फिर भी वास्तविकता उनकी आंखों के सामने हो रही थी। चंद्र प्रकाश असहाय और अवाक महसूस कर रहे थे। चंद्र प्रकाश से थोड़ा पीछे दो लोग थे, लक्ष्मी वर्मा और विजय सिंह द्वारा लाया गया एक युवक। इस दोपहर के भोज में वे वहां दूसरों के साथ रहने के लिए थे। आखिरकार बहुत कम लोगों के साथ यह अच्छा नहीं लगता और कोई माहौल नहीं बनता। अल्पविराम, समूह ने अभी अभी जयपुर वन्हा भवन में प्रवेश किया था कि उनका सामना किसी जल्दी में आ रहे व्यक्ति से हुआ। सौरभ चटर्जी का सहायक सौरभ, स्वागत भोज की तैयारी में व्यस्त को बहुत देर से पता चला कि सौरभ चटर्जी मुश्किल में थे। इस समय वह पूरी तरह से असमंजस में था। सच कहें तो, हालांकि सहायक सौरभ को सौरभ चटर्जी का सहायक माना जाता था, उसे विश्वासपात्र कहना कुछ ज्यादा होता। ज्यादातर समय सहायक सौरभ को एक द्वारपाल की तरह महसूस होता था।
सौरभ चटर्जी केवल खुद पर भरोसा करते थे। कई मामलों में वे अपने सहायक को शामिल नहीं करते थे। तदनुसार, जबकि सहायक सौरभ वफादार था, वह अंधभक्ति नहीं करता था, वह किसी व्यक्ति से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित था। अल्पविराम। अब जैसे पेड़ गिरता है, बंदर बिखर जाते हैं। चिंतित और असहाय महसूस करते हुए सहायक सौरभ रोहन मल्होत्रा और उनके दल से टकरा गए। संक्षेप में हिचकिचाने के बाद सहायक सौरभ उनके पास गए। रोहन मल्होत्रा के सामने उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, श्री रोहन, भोज तैयार है। क्या मैं आपको वहां ले चलूं? सहायक सौरभ की नज़र में एक याचना थी, कोई भीख नहीं। उनके शब्द, उनका व्यवहार जैसे दरवाजे पर दस्तक देना था, जिसमें उनकी आशाएं थीं। यदि रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया, तो सहायक सौरभ अपनी नियति स्वीकार कर लेते और कहीं और अवसर तलाशने चले जाते। सौरभ चटर्जी अब खुद को भी नहीं बचा सकते थे, तो एक सहायक का क्या उपयोग? सहायक सौरभ का भी एक परिवार था जिसे पालना था और वे अपने बॉस के प्रति अंधी वफादारी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो उन पर भरोसा नहीं करते थे। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और उसी सौम्य और विनम्र लहजे में, जो वे हमेशा इस्तेमाल करते थे, कहा, ठीक है, हमारे लिए रास्ता दिखाएं। विजय सिंह ने सहायक सौरभ को एक नज़र दी। रोहन मल्होत्रा ने पहल करके उनका परिचय दिया, यह महाप्रबंधक का सहायक है, मेरा। विजय सिंह ने सिर हिलाया। सहायक सौरभ स्पष्ट रूप से भावुक थे, चुपके से अपनी सूखी आंखें झपकाते हुए और अत्यंत सम्मान के साथ सभी को आगे बढ़ने का इशारा किया, रास्ता दिखाते हुए। श्री रोहन, आप वाकई उदार हैं। आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की हिम्मत करते हैं। विजय सिंह रोहन मल्होत्रा के पास झुके और फुसफुसाए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सहायक सौरभ चटर्जी के अधीनस्थ थे। विजय सिंह की नज़र में ऐसा हवा का रुख देखने वाला, जो जैसे ही पुराना मालिक गिरता है, नए मालिक की तलाश करता है, शायद ही भरोसेमंद था। उनके लिए यह आसान नहीं है, उनका एक बड़ा परिवार है जिसे पालना है, और उनकी मां बीमार है, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से जवाब दिया। आपको ये कैसे पता? विजय सिंह ने आश्चर्य से पूछा। रोहन मल्होत्रा ने बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया, अपने हाथ से स्वागत का इशारा किया। वे लाल कमल के माध्यम से कई लोगों की जानकारी से परिचित हो गए थे। इस सहायक सौरभ, जिनका असली नाम सौरभ यादव था, रोहन मल्होत्रा को न केवल उनकी जानकारी पता थी। अभी अभी रोहन मल्होत्रा का तीसरा सहायक माइक्रो एक्सप्रेशन विश्लेषण सिस्टम मध्यवर्ती सक्रिय हो गया था। अपग्रेड के साथ सिस्टम ने एक नई सुविधा प्राप्त की थी, जो एक संख्या की सटीक गणना करने की क्षमता थी, वफादारी। किसी व्यक्ति का किसी अन्य के प्रति सच्चा रवैया, चाहे कितना भी छिपा हो, फिर भी संकेत दिखाता है। सौरभ यादव के लिए रोहन मल्होत्रा ने उनके भाषण और व्यवहार में प्रदर्शित वफादारी की गणना की। 50%। ये संख्या रोहन मल्होत्रा के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए पर्याप्त थी। सौरभ यादव कार्यस्थल में एक सच्चे पेशेवर थे, जिनके पास कई गुण थे जो लक्ष्मी वर्मा में अभी भी कमी थी। रोहन मल्होत्रा ने उनकी योजना बनाई थी कि वे वर्मा को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें। रोहन मल्होत्रा ने और विस्तार से नहीं बताया। हालांकि विजय सिंह की नज़रों में आश्चर्य का एक संकेत उभरा। ये युवक, जो अनुभवहीन लगता था, ने अपने प्रतिद्वंद्वी के एक छोटे सहायक की भी पूरी तरह से जांच की थी और समावेशी होने की हिम्मत और क्षमता रखता था। सौरभ चटर्जी, ओह सौरभ चटर्जी, तुमने ऐसे प्रतिद्वंद्वी को चुनने में वास्तव में कितना जाना। उनके द्वारा पराजित होना वाकई कोई अन्याय नहीं है। विजय सिंह ने मन ही मन आह भरी। चंद्र जयसिंह और अन्य लोगों ने इस छोटे से अंतराल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्द ही सौरभ यादव ने समूह को भोजन स्थल, जयपुर वन्हा होटल, जो जयपुर वन्हा भवन की संपत्ति थी, में ले गए, जिसमें शीर्ष स्तर के निजी कमरे थे जो जनता के लिए खुले नहीं थे। सौरभ यादव उन्हें एक निजी कमरे में ले गए। अंदर प्रवेश करते ही रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन आश्चर्य किया। वे खुद को कई शानदार जगहों पर जाने वाला मानते थे, लेकिन यहाँ की तुलना में वे वास्तव में एक अलग स्तर के थे। विलासिता क्या कहलाती है, सोने से चमकना क्या होता है। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन हर जगह उत्कृष्ट रूप से सजा हुआ था। सौरभ यादव ने सभी की बैठने की व्यवस्था की और रोहन मल्होत्रा से अनुमति मांगने के बाद वेटर को खाना और पेय परोसने का आदेश दिया। फिर वे जाने की तैयारी करने लगे। सौरभ यादव, मत जाओ, नेताओं के साथ आओ, वहां बैठो, रोहन मल्होत्रा ने उन्हें पुकारा, लापरवाही से एक जगह की ओर इशारा किया। सौरभ यादव थोड़ा सम्मानित महसूस कर रहे थे। उन्हें केवल काम जारी रखने की उम्मीद थी और उन्होंने लक्ष्मी वर्मा के साथ समान स्तर पर बैठने की उम्मीद नहीं की थी। रोहन मल्होत्रा का उन्हें शामिल करने का निमंत्रण एक महत्वपूर्ण इशारा था। लक्ष्मी वर्मा ने सौरभ यादव की ओर मुस्कुराया और स्वागत का इशारा किया। सौरभ यादव ने मुस्कान लौटाई और ठीक से बैठ गए। चंद्र जयसिंह विजय सिंह के साथ हंसते बोलते थे, नजदीकी रिश्ता बनाने का लक्ष्य रखते हुए, फिर भी उनकी नज़र बार बार रोहन मल्होत्रा पर टिकती थी। किसने सोचा होगा कि यह लड़का सबसे बड़ा विजेता बन जाएगा, यहाँ तक कि पुराने विजय का समर्थन भी प्राप्त करेगा। शायद पर्दे के पीछे दोनों ने कोई सौदा किया है।
चंद्र जयसिंह की आंखें टिमटिमाईं जब उन्होंने सोचा, उस स्थिति में क्या मुझे रोहन मल्होत्रा से फिर से सौदे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें ये बताते हुए कि चंद्र परिवार में केवल मैं, चंद्र जयसिंह ही नहीं, बल्कि और भी प्रभावशाली लोग हैं।